चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लास्ट क्लास में मैंने आपको जो है 6.5 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस कराए थे। 6.5 एक्सरसाइज के मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 13 से लेके क्वेश्चन नंबर 19 तक करवा दिए थे। ठीक है, ये क्वेश्चंस हमारे हो गए थे, प्लस मैंने आपको कुछ भी होमवर्क नहीं दिया था। ठीक है, आपको यही क्वेश्चंस दोबारा से रिपीट करने थे, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने दोबारा से इनको प्रैक्टिस किया होगा। ठीक है, आप ईमानदारी से पढ़ रहे हैं, ऐसा मैं उम्मीद करके चलता हूं। आज की क्लास में क्या करेंगे भाई, आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 से स्टार्टिंग करेंगे और क्वेश्चन नंबर 26 पे एंडिंग करेंगे। ठीक है, ये हमारे 7 क्वेश्चंस हमें आज डिस्कस करने हैं 20 से लेके 26 तक। ठीक है, ये हमारा आज का एजेंडा रहेगा, आज का हमारा जो है टॉपिक रहेगा। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चंस हैं 20 से लेके 26 तक, ये पुराने क्वेश्चंस के मुकाबले, मतलब जो लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चंस किए थे उनके मुकाबले थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं ये। ठीक है, उनके मुकाबले ये ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इनको भाई अच्छे से करना। ठीक है, हालांकि वो वाले क्वेश्चंस भी जो हैं वो अच्छे से ही करने हैं हमको। ठीक है, वो भी इसी टॉपिक से रिलेटेड हैं। 13 से लेके 26 तक जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सारे ही इंपॉर्टेंट है, बट ये वाले क्वेश्चंस थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्टिंग करते हैं भाई। यहाँ पे मैंने कुछ फॉर्मूलाज लिखे हैं भाई, फॉर्मूला एक बार रीड करते हैं। देखो यहाँ पे ना ये कुछ मैंने एक 10 फॉर्मूले की लिस्ट बना रखी है। ठीक है, 10 फॉर्मूलाज यहाँ पे लिखे हैं। ये जो फॉर्मूलाज हैं ये हमें काम आएंगे आगे क्वेश्चंस करने में। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस हम करेंगे आज, उन क्वेश्चंस में ये वाले फॉर्मूलाज अप्लाई होंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए। आप भी एक लिस्ट बना लेना। ठीक है, इसी तरीके से एक लिस्ट बना के रख लेना अपने पास फ्यूचर रेफरेंस के लिए। ठीक है, फ्यूचर में आपको जो है फॉर्मूला जो है एक ही जगह पे सारे मिल जाएंगे, जो भी यहाँ पे इस एक्सरसाइज में यूज हो रहे हैं हमारे। ठीक है, तो अब भाई स्टार्टिंग करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 से। एक बार अच्छे से क्वेश्चन को रीड करेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे कि भाई क्वेश्चन में क्या क्या चीजें दी गई हैं। तो भाई रीड करते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या बोला गया है। हमें यहाँ पे कहा गया कि शो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज सच दैट द हाइट इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द बेस। ठीक है, इस तरीके से एक क्वेश्चन दिया गया। अभी तक मुझे लगता है किसी को भी पूरा समझ में नहीं आया होगा कि भाई क्या लिखा है ये, तो उसको थोड़ा सा ब्रेक कर करके, थोड़ा सा तोड़ के मैं शब्दों को जो है पढ़ूंगा। यहाँ पे ध्यान से देखना क्या कहा गया। यहाँ पे कहा गया शो दैट, हमें कुछ शो करना है। शो दैट, क्या शो करना है? शो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर, द राइट सर्कुलर सिलेंडर की बात चल रही है भाई यहाँ पे। राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस। गिवन सरफेस का मतलब होता है गिवन सरफेस एरिया। गिवन सरफेस का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है गिवन सरफेस एरिया। गिवन सरफेस एरिया एंड मैक्सिमम वॉल्यूम। भाई वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करने, वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करने। लास्ट क्लास में भी जो क्वेश्चंस किए थे वहां पे मैंने बताया था कि अगर किसी भी चीज को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज प्रूफ करना है तो उस चीज को हम समथिंग किसी अल्फाबेट से लेट कर लेंगे, फिर उसका डिफरेंशिएशन करेंगे और उसको 0 के इक्वल पुट करेंगे। ठीक है, तो वही चीजें हम यहाँ पे भी करेंगे। अभी जस्ट हम क्वेश्चन को एनालाइज कर रहे हैं कि भाई क्वेश्चन में क्या क्या चीजें कही गई हैं। तो यहाँ पे हमें कहा शो दैट, पहले तो भाई कुछ शो करने की बात चल रही है। शो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस एरिया एंड मैक्सिमम वॉल्यूम is such that its height is equal to the diameter of the base। ठीक है, इस तरीके से हमें यहाँ पे एक बात लिख के दी है, हाइट इज इक्वल टू डायामीटर ऑफ बेस। डायामीटर को मैं यहाँ पे जो है 2 इंटू रेडियस भी लिख सकता हूं ना। इतना तो सभी को पता होगा ना कि मतलब डायामीटर जो है वो 2 इंटू रेडियस लिखा जा सकता है। इतनी बात तो सबको पता होगी यहाँ पे। तो ये चीज मुझे प्रूव करनी है कि भाई वो जो सिलेंडर है ना, राइट सर्कुलर सिलेंडर है जो, उसका जो बेस है, बेस का जो डायामीटर है वो हाइट के इक्वल है। बेस का जो डायामीटर है वो हाइट के इक्वल है। ये चीज मुझे प्रूफ करनी है यहाँ पे। अब भाई यहाँ पे मैं आपको ना एक बार डायग्राम बना के दिखाता हूँ कि वो जो सर्कुलर, राइट सर्कुलर सिलेंडर है वो किस तरीके का दिखता होगा। राइट का मतलब यहाँ पे क्या है कि भाई वो सिलेंडर जो है वो 90 डिग्री पे स्टैंडिंग है। ठीक है, तो एक राइट सर्कुलर जो है सिलेंडर हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करते हैं और देखते हैं भाई किस तरीके का ये सिलेंडर जो है ये दिखेगा। तो भाई ये हमारा यहाँ पे सर्कल हो गया था और यहाँ पे मैं एक सिलेंड्रिकल शेप बनाऊंगा, तो ध्यान से देखना भाई थोड़ा सा। और यहाँ पे नीचे भी मैं एक सर्कल यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। ये बेस हो गया हमारा। ठीक है, ये हमारा
सिलेंडर का बेस हो गया। चलो जी, अब यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बताता हूं कि ये जो चीज है, ये जो लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है, इसको देखो भाई ध्यान से, ये हमारा क्या है, ये बेस का रेडियस है। ये जो हमारा सिलेंडर है, सिलेंडर के बेस का रेडियस आर आ गया, ठीक है, ये सिलेंडर के बेस का रेडियस है। और अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर दूं, इस तरीके से एक लाइन यहाँ पे हम लोग अगर ड्रॉ कर देते हैं, तो इस लाइन से क्या होगा कि भाई यहाँ पे ऐसे, और फिर यहाँ पे इस प्रकार से अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके जोड़ दूं, तो भाई ये हमारा क्या बन गया, ये जो पार्ट है, ये जो लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है, ये वाली, ठीक है, ये वाली जो लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है ना, ये वाली जो लाइन है, ये हमारा हाइट हो गया, ठीक है, ये हमारी हाइट है सिलेंड्रिकल सर्कुलर सिलेंडर की, ठीक है, ये हमारी हाइट है। और ये हमारा जो रेडियस है, ये हमारा रेडियस हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा जो है डायग्राम है। थोड़ा सा डायग्राम यहाँ पे मैंने आपको बना के दिखा दिया, हालांकि जरूरत नहीं है डायग्राम बनाने की, यहाँ पे बिना डायग्राम के भी ये क्वेश्चन हो सकता था, बट थोड़ा सा इमेजिन करेंगे तो ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है। आगे जाके हालांकि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जहां पे डायग्राम बनाना मैंडेटरी होगा, कंपलसरी होगा, बिना डायग्राम के क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे ये क्वेश्चन बिना डायग्राम के भी सॉल्व किया जा सकता है, बट फिर भी मैंने यहाँ पे जो है आपको ड्रॉ करके दिखा दिया है। अब भाई क्वेश्चन पे आ जाते हैं दोबारा से। क्वेश्चन में क्या कहा गया कि शो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस एरिया। हमेशा क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ चीज गिवन होती थी, मैंने बताया था ना, कुछ ना कुछ आपको गिवन होगा। जैसे कि मैं आपको अगर लास्ट क्लास के भी क्वेश्चंस दिखाऊं, तो यहाँ पे देखो मैंने आपको नोटिंग करवाई थी, जब स्टार्टिंग के अंदर मैं आपको जो क्वेश्चंस करवा रहा था, वहां पे हमने कुछ डिस्कशन किया था कि कुछ ना कुछ आपको गिवन इन्फो होगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, कुछ ना कुछ आपको गिवन इन्फो होता था, हमें कुछ फाइंड करने के लिए कहा जाता था, और कुछ कंडीशन दी होती थी मैक्सिमा या मिनिमा से रिलेटेड। तो ये तीनों की तीनों चीजें यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन में भी देखने को मिल जाएंगी। तो देखो भाई ध्यान से, गिवन क्या है यहाँ पे, गिवन है हमें यहाँ पे सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है। तो गिवन क्या है, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो यहाँ पे मैं रफली यहाँ पे लिखता हूँ, गिवन क्या है, गिवन है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया गिवन है। फाइंड क्या करना है, तो फाइंड करना है, फाइंड तो यहाँ पे नहीं करना है, यहाँ पे प्रूव करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन में फाइंड की जगह प्रूव करना है, हमें क्या प्रूव करना है, शो करना है, ठीक है, शो करना है। प्रूव करना है या शो करना है एक ही बात है। शो करना है कि भाई जो हमारी हाइट है वो इक्वल टू डायामीटर ऑफ बेस है, मतलब 2 into r, ये चीज हमें शो करनी है। और कंडीशन क्या है भाई, कंडीशन क्या है, कंडीशन यहाँ पे ये है कि भाई जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम जो है वो मैक्सिमाइज है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है वो मैक्सिमाइज है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मैक्सिमम प्रूव करना है यहाँ पे इसको। तो ये तीन चीजें यहाँ पे हमें गिवन है। लास्ट क्वेश्चंस की ही तरह यहाँ पे जो है, पिछले क्वेश्चंस की तरह यहाँ पे जो है हमें ट्रेंड देखने को मिल रहा है। अब क्वेश्चन की स्टार्टिंग हम कैसे करते थे भाई, हम सबसे पहले गिवन जो हमें इंफॉर्मेशन होती थी उसको हम लिखते थे यहाँ पे। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं भाई, ध्यान से यहाँ पे देखते रहना आप लोग, अच्छे से देखना, क्वेश्चन इजी है, क्वेश्चन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले गिवन इंफॉर्मेशन हम लोग लिखते हैं भाई, लेट करते हैं, लेट एस बी द सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो सिलेंडर का जो सरफेस एरिया है उसको मैंने एस लेट कर लिया। अब भाई मैंने आपको यहाँ पे फॉर्मुलाज लिखवा रखे हैं सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। देखो मैंने सेकंड नंबर पे यहाँ पे जो आपको फॉर्मुला लिख के दिया, ये होता है हमारा सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वेयर, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला है, तो इट मींस यहाँ पे हमने एस लेट कर लिया इसको। तो एस इक्वल्स टू क्या आएगा, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वेयर, ठीक है। तो ये हमारे पास सरफेस एरिया आ गया यहाँ से, ठीक है। तो ये आपको फॉर्मुलाज धीरे धीरे याद हो जाएंगे, ठीक है। अभी मान लो अगर फॉर्मुलाज याद भी नहीं भी हैं आपको, तो क्या होगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना जैसे जैसे, वैसे वैसे फॉर्मुलाज याद होते जाएंगे आपको, ठीक है। तो ये हमारा सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मुला है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। मैंने इसको एस से डिनोट कर दिया, एस लेट कर लिया, एस इक्वल्स टू 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अब अगली चीज भाई, ये तो गिवन आइटम थी, गिवन जो चीज थी उसको लिख दिया मैंने।
गिवन इन्फॉर्मेशन को जब भी आप लिखते हैं तो थोड़ा बहुत आप स्पेस छोड़ दे, क्योंकि ये गिवन इन्फॉर्मेशन बाद में यूज होती है ना, तो मैं यहाँ पे ना थोड़ा सा स्पेस छोड़ रहा हूं। और अगली चीज में क्या करता था, अगली चीज में जिस भी चीज को मुझे मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता था उसको मैं किसी न किसी अल्फाबेट से डिनोट कर देता था। यहाँ पे मुझे किस चीज को मैक्सिमम प्रूव करना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को, तो यहाँ पे लिखते हैं भाई लेट वी बी द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है उसको हमने वी लेट कर लिया, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को वी लेट कर लिया। तो v यहाँ पे कितना आएगा भाई, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है हमारा, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, सामने दिख रहा होगा आपको पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो ये जो है हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। अभी मैं आपको एक और बात समझाता हूं, देखो ध्यान से, जो भी चीज हमें क्वेश्चन में गिवन होती है ना वो हमारा कांस्टेंट होता है। क्वेश्चन में जो भी आपको गिवन इंफॉर्मेशन दी होगी वो हमेशा हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इट मींस ये जो सरफेस एरिया यहाँ पे मैंने लिखा एस से रिप्रेजेंट किया, तो ये एस मेरा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, एस कांस्टेंट होगा, ठीक है, एस क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अगली बात यहां पे आ जाते हैं, मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारे पास इक्वेशन निकलेगी इसको मुझे सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना होता है। किस में कन्वर्ट करना होता है, सिंगल वेरिएबल में, ठीक है, एक ही वेरिएबल में लेके आना है। यहां पे देखो पाई तो कांस्टेंट है, आर और एच वेरिएबल है, आर और एच वेरिएबल है, तो मुझे क्या करना है, या तो मैं पूरी इक्वेशन को आर की फॉर्म में ले आऊं या मैं पूरी इक्वेशन को एच की फॉर्म में ले आऊं। और ये काम मैं कैसे करूंगा, ये काम मैं करूंगा गिवन इन्फॉर्मेशन की सहायता से, ठीक है, जो मुझे गिवन इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है, ये वाली इन्फॉर्मेशन, इसकी सहायता से मैं ये काम करूंगा। अब यहाँ पे देखो आर की वैल्यू निकालना थोड़ा मुश्किल है, क्यों, क्योंकि देखो आर यहाँ पे कैसे आ रहा है भाई, यहाँ पे आर इस टर्म के अंदर भी यूज हो रहा है और इस टर्म में भी। अगर मैं कॉमन भी ले लेता हूं ना तो आर जो है वो पूरा का पूरा कॉमन नहीं आएगा। इट मींस यहाँ पे देखो आर का स्क्वायर है ना, तो मैं एक सिंगल आर ही तो कॉमन ले पाऊंगा। देखो अगर मैं यहाँ पे आर की वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूं तो क्या होगा, मैं एक बार करके दिखाता हूं, ठीक है। आर अगर मैं कॉमन ले लूं तो यहाँ पे क्या होगा, 2 पाई एच और प्लस 2 पाई आर। अब मैं आर की वैल्यू निकालू कैसे, आर की वैल्यू निकालने के लिए मुझे ये वाली सारी टर्म उधर लेके जानी पड़ेगी, बट प्रॉब्लम क्या है भाई, इस टर्म में भी तो आर है ना, ठीक है। तो आर की वैल्यू कैसे निकलेगी, जब तक आर पूरा कॉमन नहीं आ जाएगा आर की वैल्यू नहीं निकलेगी, मतलब जो इक्वेशन है वो सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी। फिर से दोबारा क्या होगा, एच और आर दोनों आ जाएंगे ना, उसके अंदर दोनों आ जाएंगे, ठीक है। और मुझे क्या चाहिए, मुझे तो सिंगल चाहिए, आर चाहिए सिर्फ, ठीक है। तो एक काम करते हैं भाई, अब यहां पे मैं एच की वैल्यू निकालूंगा, क्योंकि एच की वैल्यू निकालना यहाँ पे थोड़ा सा इजी है। एच यहाँ पे सिंगल टर्म में यूज हो रहा है, देखो एक ही टर्म में एच यूज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो एच को निकालना इजी है। एच कैसे निकलेगा, देखो सिंपल, ये जो टर्म है ये अपोजिट साइड पे जाके माइनस हो जाएगी, तो एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया यहाँ पे 2 पाई आर एच, ठीक है, ये आ गया। अब एच की वैल्यू निकालनी है तो ये वाली सारी टर्म उधर जाके डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में वहां पे जाके डिवाइड हो जाएगी, तो डिवाइड करते हैं भाई, एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई आर इक्वल्स टू एच आ गया। अब एक काम करना है, यहाँ पे एक बार ये वाली जो टर्म है इसको एस के नीचे लिख देना और एक बार 2 पाई आर स्क्वायर के नीचे लिख देना, तो यहाँ पे एस अपॉन 2 पाई आर आ जाएगा और माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर आ जाएगा। यहाँ पे 2 पाई से 2 पाई देखो भाई कैंसिल हो गया, आर से एक आर भी यहाँ पे कैंसिल कर देंगे, तो इट मींस जो मेरे पास यहाँ पे टर्म बचेगी वो क्या बचेगी, मैं यहाँ पे लिखता हूँ भाई, थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं। तो s अपॉन 2 पाई आर तो एज इट इज, ये वाला जो s अपॉन 2 पाई आर था ये तो एज इट इज आ गया, और माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस यहाँ पे आ जाएगा भाई r, और इक्वल्स टू क्या आ गया, h। तो ये मैंने h की वैल्यू निकाल ली, ठीक है, ये मैंने क्या किया, मैंने h की वैल्यू निकाल ली। अब ये h की वैल्यू मैं यहाँ पे अगर सब्सटीट्यूट कर दूंगा तो देखो पूरी की पूरी जो इक्वेशन है वो r की टर्म्स में आ जाएगी। देखो मैं करके दिखाता हूँ, ये v तो एज इट इज रहेगा इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर भी एज इट इज, h की जगह वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे s डिवाइडेड बाय 2 पाई आर माइनस आर, ठीक है, ये हमारी h की वैल्यू थी, मैंने यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दी। अब s तो मेरा कांस्टेंट है, मैंने बताया था जो भी चीज गिवन होती है ना वो कांस्टेंट होती है। गिवन क्या था, सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया माने s तो यहाँ पे कांस्टेंट है ना, s तो यहाँ पे कांस्टेंट है। इसके अलावा पाई जो था, पाई भी कांस्टेंट है, ठीक है, पाई भी कांस्टेंट है। तो इस पूरी इक्वेशन में एक ही वेरिएबल बचा r, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि भाई एक ही वेरिएबल यहाँ पे अब हमारे पास बचा है r। अब क्या करना है भाई, देखो ध्यान से,
v इक्वल्स टू, इसको थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई कर देता हूं पहले, ताकि मुझे डिफरेंशिएशन करने में आसानी हो। हालांकि मैं अभी भी डिफरेंशिएशन कर सकता हूं। अभी क्या होगा, देखो पाई कांस्टेंट है, पाई वैसे ही रहेगा, ये एक टर्म हो जाएगी, ये एक पूरी टर्म हो जाएगी, तो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में। बट मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूं ताकि मुझे जो है डिफरेंशिएशन में दिक्कत ना हो। मैं क्या करूंगा, ये पूरी टर्म को उठा के अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, एक बार इसके साथ और एक बार इस वाली टर्म के साथ। तो करते हैं भाई, यहां पे हम लोग मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले पाई आर स्क्वायर को s अपॉन 2 पाई आर से मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहां पे आएगा पाई आर स्क्वायर इंटू एस डिवाइडेड बाय 2 पाई आर, और माइनस एज इट इज, फिर मैं इसको इस वाली टर्म से मल्टीप्लाई करूंगा तो पाई आर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। ये पूरी टर्म को उठा के आर से मल्टीप्लाई कर दिया तो पाई आर क्यूब हो गया यहाँ पे। अब भाई यहाँ पे देखना ध्यान से, ये आर से एक आर कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो v इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास, ये ऊपर एक r बचा हुआ है, देखो ये वाला r बचा हुआ है, तो s इंटू आर हो गया ना, एस आर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 आ गया, तो एस आर डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास यहाँ पे हमने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। और यहां पे हमारे पास बचा माइनस पाई आर क्यूब, ठीक है। अब यहां पे डिफरेंशिएशन में बहुत ज्यादा आसानी होने वाली है, ठीक है। पहले प्रोडक्ट रूल लगने वाला था, अब कोई प्रोडक्ट रूल नहीं लगेगा, सीधा सीधा डिफरेंशिएशन हो सकता है। तो भाई dv बाई डी आर निकाल लेते हैं, ठीक है ना, डेरिवेटिव ऑफ लेफ्ट हैंड साइड विद रिस्पेक्ट टू राइट हैंड साइड, dv बाई डी आर। s बाई 2 तो कांस्टेंट है, तो r का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 होगा, तो s बाई 2 तो एज इट इज रहेंगे, कांस्टेंट है, r का डेरिवेटिव 1 हो गया, और माइनस पाई आर क्यूब का डेरिवेटिव 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना, पाई कांस्टेंट है तो एज इट इज रहेगा ना, आर क्यूब का डेरिवेटिव 3 आर स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से ये आ गया, तो dv बाई डी आर मेरे पास आ गया, dv बाई डी आर मेरे पास आ गया s बाई 2 माइनस 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये मेरे पास आ गया। नेक्स्ट स्टेप क्या था भाई, मुझे जो डेरिवेटिव आया उसको 0 के इक्वल पुट करना है, तो भाई पुट करेंगे dv बाई डी आर इक्वल्स टू 0। इट मीन्स यहां पे क्या होगा हमारे पास, s बाई 2 माइनस 3 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो ये s बाई 2 तो एज इट इज, ये 3 पाई आर स्क्वायर उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, ये पॉजिटिव हो गया, अपोजिट साइड पे चला गया। और ये जो 2 था ना, ये वाला 2, इसको मैं आगे जो है इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवा देता हूं, तो ये हमारे पास s इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। अब यहां पे क्या करूंगा मैं, ये जो s है ना, s की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा। देखो s की वैल्यू क्या थी, s की वैल्यू ये रही, ठीक है, ये जो हमने यहाँ पे s की वैल्यू लिखी हुई थी, ये वाली वैल्यू, तो यहां से उठा के मैं s की वैल्यू वहां पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। भाई s की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, तो लिखते हैं यहाँ पे 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ये s की वैल्यू हो गई, और ये 6 पाई आर स्क्वायर एज इट इज रहेगा। अब एक चीज देखना, ये वाली टर्म तो एज इट इज रहेगी 2 पाई आर एच, इसमें कोई चेंज नहीं आया, बट ये वाली टर्म मैं अपोजिट साइड पे ले जाऊंगा, वहां पे माइनस कर दूंगा मैं, तो 6 पाई आर स्क्वायर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर हो गया ये, तो 2 पाई आर एच तो एज इट इज रहेगा यहाँ पे, ये कितना हो गया 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहां तक की बात मुझे लगता है सबको समझ में आई होगी। अब क्या करना है भाई, देखो पाई से पाई तो कैंसिल हो गया, एक आर से एक आर भी कैंसिल हो गया, और 2 से 4 को काटेंगे तो यहाँ पे 2 बच जाएगा, तो h इक्वल्स टू कितना आ गया 2r। क्या यही चीज हमें प्रूव नहीं करनी थी, हाइट इज इक्वल टू डायामीटर ऑफ बेस, यही प्रूव करना था। तो यहां पे लिखेंगे हेंस हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू डायामीटर ऑफ बेस, ठीक है, ये हमारा जो है प्रूव हो गया। बट यहां पे अभी एक काम बच गया, ठीक है, हालांकि देखा जाए तो हमारा 90% क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, बट एक काम लास्ट में बच गया। क्या बच गया भाई, हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है, किस चीज को, वॉल्यूम को। तो मैक्सिमम प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, डबल डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे, डबल डेरिवेटिव टेस्ट। ये जो हमने सिंगल डेरिवेटिव किया था ना यहाँ पे, इसको दोबारा से हम डिफरेंशिएट करेंगे, ये वाले सिंगल डेरिवेटिव को हम दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे, और अगर ये नेगेटिव आता है तो इसका मतलब जो है ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, अदरवाइज पॉइंट ऑफ मिनिमा है, ठीक है। तो ये देखते हैं, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा प्रूव करना है ना, तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और नीचे की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं डबल डेरिवेटिव टेस्ट, हेडिंग डालेंगे डबल डेरिवेटिव टेस्ट,
डबल डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है। ये डबल डेरिवेटिव टेस्ट हम लोग कर रहे हैं, और सबसे पहले मैं यहाँ पे सिंगल डेरिवेटिव जो था उसको मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे सिंगल डेरिवेटिव जो हमने निकाला था मतलब अभी, तो सिंगल डेरिवेटिव हमारा क्या था भाई, यहाँ पे लिखते हैं, ये रहा। तो ये था भाई हमारा सिंगल डेरिवेटिव, ये था हमारा सिंगल डेरिवेटिव। अब क्या करना है भाई, अब हमें इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करना है। तो डी स्क्वेयर वी अपॉन डी आर स्क्वेयर, एस बाय 2 ये पूरा ही कांस्टेंट है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, 0 माइनस 3 पाई आर स्क्वेयर का डेरिवेटिव। भाई 3 पाई तो कांस्टेंट है, आर स्क्वेयर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2r होगा। तो 2 इंटू 3 6 पाई वैसे का वैसे r, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। इट मीन्स हमारे पास डी स्क्वेयर वी अपॉन डी आर स्क्वेयर क्या आ गया, माइनस 6 पाई आर। अब एक चीज देखना, पाई तो कांस्टेंट है, 6 भी कांस्टेंट है, आर जो है वो रेडियस है। रेडियस क्या कभी नेगेटिव हो सकता है, रेडियस कैन नेवर बी नेगेटिव, ठीक है। मतलब अगर देखा जाए तो ये पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव है, बट बाहर क्या लगा हुआ है, माइनस का साइन लगा हुआ है। इट मीन्स ये पूरी क्वांटिटी क्या हो गई हमारी, नेगेटिव हो गई कि नहीं होगी। तो मतलब डबल डेरिवेटिव टेस्ट का आंसर नेगेटिव आया। इट मीन्स ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा प्रूव हो गया। तो लिखते हैं यहाँ पे सिंस डबल डेरिवेटिव टेस्ट is negative, hence it is point of maxima, hence it is point of maxima। तो भाई ये हमारा जो है क्वेश्चन का आंसर सोल्व हो गया। अब हमें करना क्या है भाई, हमें बस फ्लो को फॉलो करना है यहाँ पे, ठीक है। मैंने जो आपको एक तरीका बता रखा है, पहले गिवन आइटम को लिखना है, फिर जिस चीज को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है उसको एक अल्फाबेट से हम रिप्रेजेंट करेंगे, उसका डेरिवेटिव करेंगे, इक्वल टू 0 रखेंगे। तो जो भी चीज वो प्रूफ करने को बोल रहा है ना, वो हो ही जाएगी, ऑटोमेटिकली हो जाएगी, ठीक है, ऑटोमेटिकली। उसके बाद हमें डबल डेरिवेटिव टेस्ट करके ये देखना है कि भाई पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या पॉइंट ऑफ मिनिमा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन एक बार रीड करेंगे। यहाँ पे भी जो क्वेश्चन है वो हमारा इजी क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है ज्यादा। यहां पे कहा गया कि ऑफ ऑल द क्लोज्ड सिलेंड्रिकल कैन्स राइट सर्कुलर ऑफ अ गिवन वॉल्यूम ऑफ 100 क्यूबिक सेंटीमीटर्स, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द कैन विच हैज द मिनिमम सरफेस एरिया। एक बार क्वेश्चन दोबारा से मैं आपको जो है थोड़ा सा ब्रेक कर करके यहां पे समझाता हूं। उसने बोला ऑफ ऑल क्लोज्ड सिलेंड्रिकल कैन्स राइट सर्कुलर, तो यहाँ पे भी भाई सिलेंड्रिकल कैन्स की बात चल रही है, राइट सर्कुलर सिलेंड्रिकल कैन्स, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में चल रहा था। तो इट मींस यहाँ पे एक सर्कुलर सिलेंड्रिकल फिगर की बात चल रही है, क्लोज्ड सर्कुलर सिलेंड्रिकल फिगर ऑफ अ गिवन वॉल्यूम। वॉल्यूम यहाँ पे गिवन है, वॉल्यूम यहाँ पे गिवन है 100 क्यूबिक मीटर, ठीक है, 100 क्यूबिक सेंटीमीटर, 100 क्यूबिक सेंटीमीटर। और कहा क्या गया, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ कैन विच हैज द मिनिमम सरफेस एरिया। सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना है, सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना है। तो यहां पे देखेंगे ध्यान से, पहली बात, मुझे गिवन क्या है, मुझे गिवन है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मुझे गिवन है। अगली चीज मुझे फाइंड क्या करना है, डायमेंशंस। डायमेंशंस क्या होता है अभी बताऊंगा, डायमेंशंस ऑफ सिलेंडर। और अगली चीज कंडीशन क्या है, कंडीशन है भाई सरफेस एरिया को मिनिमाइज प्रूफ करना है, मिनिमम, ठीक है। ये तीन चीजें यहां पे दी गई हैं, तो इन तीन चीजों को यूज करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे भाई। बड़े ही प्यार से यहां पे जो है क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। यहां पे देखते हैं एक बार, सॉल्यूशन लिखते हैं यहां पे, सॉल्यूशन। अगर मैं आपको राइट सर्कुलर सिलेंडर की फिगर दिखाऊं तो लास्ट क्वेश्चन में हमने ड्रॉ की थी इस तरीके से। अगर मैं इसकी डायमेंशंस की बात करूं तो यहाँ पे दो ही डायमेंशंस निकलती हैं, एक तो हाइट निकलती है हमारे पास और एक इसका रेडियस निकलता है। इसके अलावा और कोई डायमेंशन यहाँ पे होती नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कोई स्लैंट हाइट वगैरह या कुछ भी ऐसा कुछ नहीं होता, बस सिर्फ हाइट होती है और रेडियस होता है, ठीक है। यही इसकी डायमेंशंस होती हैं। तो इट मींस राइट सर्कुलर सिलेंडर की जो डायमेंशंस होती हैं वो क्या होता है, हाइट और रेडियस, हाइट और रेडियस। तो इसका मतलब जब वो यहाँ पे बोलता है फाइंड द डायमेंशन ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, तो इट मींस वो क्या मांग रहा है,
वो हाइट और रेडियस, ठीक है, हाइट एंड रेडियस फाइंड आउट करने को बोल रहा है, हाइट की वैल्यू और रेडियस की वैल्यू फाइंड आउट करने को बोल रहा है, ठीक है वो हमको। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि फाइंड आउट क्या करना है, डायमेंशंस का मतलब क्या, ये भी समझ में आ गया होगा। अब गिवन क्या था, सबसे पहले तो भाई स्टार्टिंग करेंगे गिवन इंफॉर्मेशन से। उसने वॉल्यूम दिया हुआ था, तो लेट करते हैं, लेट वी बी द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो था हमारा, वो हम यहां पे लिखेंगे V से रिप्रेजेंट करेंगे। मैंने आपको फॉर्मूलाज जो है यहां पे लिखवा रखे हैं, फॉर्मूला आप यहां से देख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। फॉर्मूला जो है ये आपको धीरे धीरे याद हो जाएंगे, प्रैक्टिस पे डिपेंडेंट है सब कुछ, ठीक है। पाई आर स्क्वायर एच, तो मैंने लेट कर लिया, गिवन इंफॉर्मेशन को V से रिप्रेजेंट कर दिया मैंने। अगला काम क्या करना है भाई, जिस भी चीज को मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना है उसको भी हमें लेट करना पड़ेगा। यहाँ पे हमें जो है मिनिमाइज करना है सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्पेस छोड़ता हूं और यहाँ पे मैं लिखता हूं लेट ए बी द सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो मैंने ए से रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर को, ए से यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर यहाँ पे लिखते हैं, ए इक्वल्स टू क्या आएगा, ए इक्वल्स टू 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, अभी हमने लिखा था 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। हालांकि इसको अगर मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं तो यहां पे हमारे पास 2 पाई आर कॉमन आ सकता है, यहां पे आएगा एच प्लस आर, ठीक है। इस तरीके से मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूं, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, ठीक है, कॉमन लेके। अब दिक्कत यहाँ पे क्या है कि भाई मुझे इस पूरी की पूरी इक्वेशन को सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए मैं जो है गिवन इन्फॉर्मेशन का सहारा लेता हूं। तो गिवन इन्फॉर्मेशन का यूज करेंगे और यहां से मैं h की वैल्यू निकाल लेता हूं। तो h की वैल्यू क्या आएगी भाई, यहाँ पे v अपॉन पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू h आ जाएगा। यहां से ये वैल्यू मैं सब्सटीट्यूट कर दूंगा नीचे h की जगह पे। तो a इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2 पाई आर इंटू h की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे, v अपॉन पाई आर स्क्वायर, v अपॉन पाई आर स्क्वायर और प्लस आर। एक चीज का ध्यान रखना, जो भी आइटम आपको गिवन होती है ना, जो भी चीज आपको गिवन होती है वो कांस्टेंट होती है, ठीक है। मैंने बताया था अभी लास्ट क्वेश्चन में भी, जो भी चीज हमें क्वेश्चन में गिवन होती है वो कांस्टेंट होती है। जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में सरफेस एरिया गिवन था, तो सरफेस एरिया माने ये जो एस था ये हमारा कांस्टेंट था, ये जो एस था ये कांस्टेंट था। जो अभी हम क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पे हमें वॉल्यूम गिवन है, तो जो वी है वो हमारा कांस्टेंट का काम करेगा यहाँ पे, ठीक है। अब एक काम करते हैं, मुझे डिफरेंशिएशन करना है, बट डिफरेंशिएशन करने से पहले मैं एक काम करूंगा, मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूंगा। 2 पाई को तो यहीं पे रखते हैं अंदर, यहाँ एक काम करते हैं मल्टीप्लाई कर ही देते हैं, ठीक है, पूरा मल्टीप्लाई कर देते हैं, पूरा का पूरा यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं इसको, और तो ये अगर मैं 2 पाई आर को अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या होगा, देखो ध्यान से, 2 पाई आर इंटू वी अपॉन पाई आर स्क्वेयर और प्लस 2 पाई आर स्क्वेयर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है ना। इस पूरी टर्म को आर से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा 2 पाई आर स्क्वेयर। अब भाई यहाँ पे क्या होने वाला है देखना ध्यान से, ये आर से एक आर कट गया, पाई से पाई कट गया, तो a इक्वल्स टू क्या आ गया, 2v अपॉन आर और प्लस यहाँ पे 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से ये जो 2v है ना ये कांस्टेंट है, 2v कांस्टेंट होता है, v भी यहाँ पे हमारा कांस्टेंट का काम कर रहा है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ ना, ध्यान से देखना, 2v को अलग करके यहाँ पे मैं 1/r लिख सकता हूँ इनटू में। ऐसा मैंने इसलिए लिखा है ताकि कुछ बच्चों को कंफ्यूजन ना हो, डिफरेंशिएशन करने में दिक्कत ना हो, ठीक है, ऐसे लिख सकता हूं ना मैं। अब मैं डिफरेंशिएशन करूंगा, ध्यान से देखना, डिफरेंशिएशन करेंगे, 2v तो एज इट इज रहेगा, 1/r का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस 1/r स्क्वायर। ये कैसे आया भाई, 1/x का डेरिवेटिव क्या होता था, माइनस 1/x स्क्वायर होता था ना, तो इसी का यूज किया भाई साहब मैंने, इसी का यूज किया, ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। प्लस 2 पाई तो कांस्टेंट है, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r होगा, तो 4 पाई आर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 2 इंटू 2 यहाँ पे 4 आ गया हमारे पास और पाई आर आ गया, ठीक है, इस तरीके से। तो इसको मैं यहाँ पे रब कर देता हूँ, चलो जी। अब भाई आगे देखेंगे ध्यान से। अब अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं कि a इक्वल्स टू माइनस 2v अपॉन आर स्क्वेयर,
प्लस 4 पाई आर। तो मुझे नहीं लगता किसी को यहाँ पे दिक्कत होगी, ठीक है, यहाँ तक की बात सबको समझ में आई होगी। और एक यहाँ पे हमने गड़बड़ कर दी। क्या गड़बड़ कर दी भाई, जब मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूं तो मुझे dA अपॉन dr लिखना चाहिए था ना, यहाँ पे मैंने लिखा ही नहीं, ठीक है। तो ये गलती भी कर देते हैं बहुत सारे बच्चे, ठीक है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, डेरिवेटिव तो कर देते हैं बट यहाँ पे dA अपॉन dr इस तरीके से ये रिप्रेजेंटेशन नहीं देते यहाँ पे, तो पता ही नहीं चलता कि डेरिवेटिव किया भी है कि नहीं किया, ठीक है। तो वहां पे नंबर कट सकते हैं। यहां तक मैंने डेरिवेटिव नहीं किया था तो यहाँ पे तो a ही रहेगा, बट जैसे ही मैंने डेरिवेटिव कर दिया तो वो dA अपॉन dr होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था। तो भाई dA अपॉन dr होना चाहिए था यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं पुट करूंगा dA अपॉन dr इक्वल्स टू 0। तो dA अपॉन dr की वैल्यू थी -2v अपॉन r स्क्वेयर प्लस 4 पाई r इक्वल्स टू 0। ये जो पॉजिटिव वाली टर्म है 4 पाई r, इसको मैं इधर ही रख रहा हूं और ये वाली पूरी टर्म को उठा के उधर ले जाऊंगा, ये वहां पे जाके पॉजिटिव हो जाएगी। 2v अपॉन r स्क्वेयर, 2 से मैं 4 को कैंसिल करूंगा, यहाँ पे 2 बच जाएगा, ठीक है, देखना आप ध्यान से। अब क्या होगा, यहाँ पे बचा 2 पाई r और ये वाला r स्क्वेयर उधर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये r क्यूब हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा r क्यूब और इक्वल्स टू में क्या आएगा, v आ जाएगा, ठीक है। यहां तक की बात मुझे लगता है सबको समझ में आ गई होगी। अब मैं यहाँ पे v की वैल्यू सब्सटीट्यूट करूंगा, तो v की वैल्यू यहाँ पे हम सब्सटीट्यूट करते हैं ऊपर से। v की वैल्यू थी पाई आर स्क्वायर एच, तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे तो 2 पाई आर क्यूब इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच यहाँ पे आ गया। पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर से यहाँ पे आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये क्या बचा 2r इक्वल्स टू एच बचा, 2r इक्वल्स टू एच बचा यहाँ पे। अब मुझे करना क्या था, मुझे क्या करना था, मुझे डायमेंशंस निकालनी थी यहाँ पे, मुझे यहाँ पे डायमेंशंस निकालनी थी। मुझे ये जो वॉल्यूम था ना, वॉल्यूम मुझे गिवन था, इधर देखो ध्यान से, यहाँ पे लिख के बताता हूँ। मुझे v कितना गिवन था, 100 क्यूबिक या फिर इस तरीके से लिखते हैं 100 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है, 100 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये v की वैल्यू मुझे गिवन थी, v की वैल्यू मुझे गिवन थी। अगर मैं यहाँ पे एक काम करते हैं भाई, v की जगह इसी स्टेप में कर देते ना हम लोग, थोड़ा सा इजी हो जाता। ये लो, इसको मिटा देता हूं मैं, यहीं पे कर देता हूं मैं 2 पाई आर क्यूब इक्वल्स टू, ये 100 हमें गिवन था, 100 क्यूबिक सेंटीमीटर ये हमें गिवन था ना, ठीक है। मैं 100 ही लिख रहा हूं अभी, यहाँ पे क्यूबिक सेंटीमीटर वगैरह हटा देते हैं, बाद में लिखेंगे, ठीक है। या लिखना है तो चलो बाद में ही लिखेंगे यार, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब आगे देखते हैं भाई ध्यान से, यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं आर क्यूब एज इट इज रहेगा और 100 अपॉन क्या हो जाएगा 2 पाई। ध्यान से देखना भाई कैलकुलेशन को, तो आर क्यूब इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो 50 अपॉन पाई बचेगा। आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 50 अपॉन पाई की पावर 1/3। भाई यहाँ पे क्यूब था तो वहां पे जाके क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये r की वैल्यू निकाल दी मैंने, r की वैल्यू निकाल दी। मुझे डायमेंशंस निकालनी थी, r और h की वैल्यू निकालनी थी। r की वैल्यू मैं निकाल चुका हूं, अब h की वैल्यू निकालनी है। h की वैल्यू निकालने के लिए मैं इस वाली इक्वेशन का यूज करूंगा, इस वाली इक्वेशन का, फर्स्ट इक्वेशन का। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे r की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करूंगा और v की जगह 100 पुट कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ r इन इक्वेशन 1। और इक्वेशन 1 क्या थी हमारे पास, h इक्वल्स टू वी अपॉन पाई आर स्क्वेयर, ठीक है, ये वाली h इक्वल्स टू वी अपॉन पाई आर स्क्वेयर। तो यहाँ पे लिखते हैं h इक्वल्स टू वी अपॉन पाई आर स्क्वेयर। तो h इक्वल्स टू क्या होगा 100, v की जगह 100 आ गया, अपॉन पाई वैसे के वैसे आर स्क्वेयर। तो यहाँ पे r कितना आया था 50 अपॉन पाई की पावर 1/3, और उसका हमें स्क्वेयर यहाँ पे रखना है। तो इस तरीके से मैं एक ब्रैकेट लगाता हूं बाहर, उसका स्क्वेयर कर दिया। पावर पे पावर मल्टीप्लाई होती है, ध्यान से देखना, पावर पे पावर मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। तो 1/3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं h इक्वल्स टू 100 डिवाइडेड बाय पाई इंटू 50 अपॉन पाई की पावर, इस पूरे की पावर अब कितनी हो जाएगी 2/3 हो जाएगी, ठीक है, 2/3। अब मुझे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, हालांकि मेरा आंसर आ चुका है बट मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूंगा। सिंप्लीफाई कैसे करूंगा ध्यान से देखना।
यहाँ पे ये h एज इट इज आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, h की वैल्यू हमें निकालनी है। और ये 100 भी एज इट इज आ गया, ये पाई भी एज इट इज आ गया। मैं ये वाली पूरी टर्म को रेसिप्रोकल करूंगा, ये वाली पूरी टर्म को मैं क्या कर दूंगा, रेसिप्रोकल कर दूंगा। जब मैं इसको रेसिप्रोकल करूंगा तो क्या होगा, एक काम करते हैं, रेसिप्रोकल करने से पहले ना इसको मैं इस तरीके से लिखता हूं, देखो ध्यान से। क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, 50 की पावर 2/3 अपॉन पाई की पावर 2/3, ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको, ऐसे लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब देखना ध्यान से, थोड़ा सा मुझे लग रहा है इजी लगेगा। 100 यहां पे एक काम करता हूं मैं, ये 100 एज इट इज रहने देता हूं और यहां पे आते पहले पाई के साथ डिवाइडेड बाय पाई की पावर 2/3 है। देखो ये डिवाइड में है ना, ये एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये डिवीजन में, पाई के साथ डिवीजन में पाई की पावर 2/3 है ना, तो यहां पे सेम बेस होगा तो पावर लेस हो जाती है, मैंने आपको पढ़ा रखा है, तो 1 - 2/3 लिख सकता हूं मैं। दोबारा देख लो एक बार, अरे यार इसको ये 2/3 था, ठीक है, दोबारा देख लो एक बार, ये पाई जो है इसके साथ डिवीजन में पाई की पावर 2/3 है, तो सेम बेस होगा, तो डिवीजन में जब दो टर्म्स होती हैं तो पावर क्या हो जाती है, ऊपर आके लेस हो जाती है, तो इसलिए पाई की पावर यहाँ पे 1 थी और मैंने क्या किया, ये जो नीचे वाली पावर थी 2/3 इसको मैं ऊपर ले आया, माइनस कर दिया, ठीक है। सेम चीज 100 के साथ डिवीजन में 50 की पावर 2/3 है ना, अभी मैं कुछ नहीं कर रहा, अभी मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ 50 की पावर 2/3 को, अभी मैंने इसको छेड़ा नहीं है, मैं इसको नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करूंगा। मैं स्टेप बाय स्टेप इसलिए सॉल्व कर रहा हूं ना यहाँ पे, ताकि बच्चों को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ कैलकुलेशन समझ में आए। 100 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 × 50, 2 × 50 और डिवाइडेड बाय देखना क्या है, पाई की पावर अब यहाँ पे कितनी हो जाएगी, ये कितना हो जाएगा 1/3, ठीक है, 1 - 2/3 = 1/3। अब यहाँ पे देखना ये हमारा 50 की पावर कितना था 2/3, ऊपर यहाँ पे 50 है और नीचे डिवाइडेड बाय 50 की पावर 2/3, तो ऊपर जाके सेम बेस है तो पावर क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी, तो 2 × 50 की पावर कितनी हो जाएगी 1 - 2/3 और डिवाइडेड बाय पाई की पावर 1/3 एज इट इज आ गया। तो h = क्या होगा, 2 × 50 की पावर भी कितना हो जाएगा 1/3 और नीचे यहाँ पे पाई की पावर कितना था 1/3। अब क्या मैं इस पूरी टर्म को ऐसे लिख सकता हूं, h = 2 × 50 बाय पाई की पावर, इस पूरी की पावर 1/3। तो भाई ये मेरे पास h आ गया, ठीक है। तो ये पूरा पूरा यहाँ पे हमने जो है कैलकुलेशन यहाँ पे किया। मुझे लगता है भाई सबको समझ में आया होगा कैलकुलेशन, अगर नहीं आया तो भाई दोबारा रिवाइंड करके देखना, मैंने स्टेप बाय स्टेप पूरी चीज करवाई है, ठीक है। तो जो चीज उसने मांगी थी ना वो हमने कर दी, उसने r और h की वैल्यू मांगी थी, डायमेंशंस मांगी थी, देखो मैंने r की वैल्यू यहाँ पे निकाली है, ये रही है r की वैल्यू, और मैंने h की भी वैल्यू आपको यहाँ पे निकाल के जो है दिखाई है, h की भी वैल्यू आ गई है। अब क्या करना है भाई, अब मुझे एक काम रह गया, मेरा क्या काम रह गया, मुझे मिनिमाइज प्रूफ करना है ना, मिनिमम प्रूफ करना है, ठीक है, मिनिमम प्रूफ करना है, मुझे मिनिमाइज करना है सरफेस एरिया को। तो मैं क्या करूंगा, डबल डेरिवेटिव टेस्ट, यहां पे हमने जो ये सिंगल डेरिवेटिव किया था इसको मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं। तो ये हम लोग यहां से कॉपी कर लेते हैं और यहां पे मैं लिखता हूं डबल डेरिवेटिव टेस्ट, नीचे जाके यहां पे लिखते हैं, तो लिखते हैं भाई डबल डेरिवेटिव टेस्ट, डबल डेरिवेटिव टेस्ट यहां पे करेंगे। और यहां पे हम लोग थोड़ा सा कॉपी कर देते हैं, कॉपी पेस्ट, तो ये चीज मैंने ऊपर से उठाई है, ठीक है, इसको मैं यहां पे लिख देता हूं। चलो जी, अब क्या करना है भाई, अब डबल डेरिवेटिव करना है, तो दोबारा से यहां पे देखना d² अपॉन dr², ये जो 2v है ना ये तो कांस्टेंट है। अब इधर देखना ध्यान से, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं -2v को अलग कर दूं और इंटू 1/r² को अलग कर दूं। 1/x² का डेरिवेटिव क्या होगा, -1/x³ होगा, ठीक है। तो अभी करके दिखाऊंगा मैं, तो एक काम करते हैं भाई, इसको अभी मैं एक काम करता हूं, ये जो स्क्वायर वियर मैंने लगा रखा है इसको मैं हटा देता हूं। अभी मैं ना डबल डेरिवेटिव नहीं कर रहा, मैं इसको अभी मैंने सिर्फ सिंप्लीफाई करके लिखा है, ठीक है। ये अभी सिंगल डेरिवेटिव ही है, मैंने क्या किया इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखा और ये चीज एज इट इज रहेगी, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। तो स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं मैं कैलकुलेशन ताकि सबको समझ में आए। अब करूंगा मैं डबल डेरिवेटिव, d² अपॉन dr², देख लो अब भाई ध्यान से, ये -2v तो कांस्टेंट है, ये तो ऐसे ही रहेगा,
1 अपॉन आर स्क्वायर का डेरिवेटिव, भाई 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब होता है, तो यहाँ पे माइनस 1 अपॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा आर क्यूब आ जाएगा यहाँ पे, प्लस आर का डेरिवेटिव 1 होगा तो ये 4 पाई हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, डी स्क्वायर ए अपॉन डी आर स्क्वायर क्या आएगा यहाँ पे, भाई माइनस और माइनस प्लस हो गया तो ये हो गया 2b अपॉन आर क्यूब प्लस 4 पाई। अब यहाँ पे जो टर्म्स यूज हो रही है वो देखना भाई, पाई तो एक कांस्टेंट है, ठीक है, और पाई की वैल्यू पॉजिटिव होती है, नेगेटिव तो नहीं होती। ऐसे ही v भी एक कांस्टेंट है, v वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पॉजिटिव होगा, कभी भी नेगेटिव हो सकता है क्या, वॉल्यूम नहीं हो सकता। ऐसे ही जो रेडियस है वो क्या कभी नेगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता। ये पूरी की पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव और कहीं पे भी कोई नेगेटिव साइन नहीं है। इट मींस जो हमारा डबल डेरिवेटिव टेस्ट का आंसर आया वो पॉजिटिव आया। तो यहां पे लिखेंगे सिंस डबल डेरिवेटिव टेस्ट इज पॉजिटिव, hence it is point of minima, ठीक है। तो भाई पॉजिटिव आ रहा था इसलिए मिनिमा पॉइंट था, ये भी हमारा क्वेश्चन जो है ये सॉल्व हो गया है। तो भाई इसको अच्छे से एक बार नोट कर लेना, अच्छे से, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप एक बार इसको नोट कर लेना। और कैलकुलेशन अगर कहीं पे भी आपको दिक्कत आती है दोबारा रिवाइंड करके देखना वीडियो, मैंने बहुत ही धीरे धीरे सारी कैलकुलेशन स्टेप बाय स्टेप सारी कैलकुलेशन समझाई है। फिर भी अगर किसी बच्चे को कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आती है भाई घर पे आ जाना, घर पे यहाँ पे मैं फेस टू फेस बिठा के मैं समझा दूंगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 22 जो हमारा है इसको एक बार देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ पे हमें क्या कहा गया कि अ वायर ऑफ लेंथ 28 मीटर इज टू बी कट इनटू 2 पीसेस। वो कह रहा है एक वायर है जिसको हमें 2 पीस में कट करना है, और वो जो वायर है ना उसकी लेंथ कितनी है, 28 मीटर की उसकी लेंथ है। आगे यहाँ पे कहा गया वन ऑफ द पीस इज टू बी मेड इनटू अ स्क्वायर। वो कह रहा है वो जो एक पीस हम उसमें से काटेंगे उसका तो हम स्क्वायर बना देंगे, एंड द अदर पीस इनटू अ सर्कल, और जो दूसरा पीस हम उसमें से काटेंगे उसका हम सर्कल बना देंगे। दोबारा से एक बार देखते हैं। वो कह रहा है 28 मीटर की एक वायर है हमारे पास, उस 28 मीटर की वायर के हम 2 टुकड़े करेंगे, और एक वाले टुकड़े का हम स्क्वायर बनाएंगे और दूसरे वाले टुकड़े का हम क्या करेंगे, सर्कल बनाएंगे। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द 2 पीसेस सो दैट द कंबाइंड एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड सर्कल इज मिनिमम। पूछा क्या है, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द 2 पीसेस। वो जो 2 पीस होंगे उनकी लेंथ कितनी कितनी होगी, मतलब जिस पीस से हमने स्क्वायर बनाया वो वाले पीस की लेंथ कितनी होगी, एक तो वो बताओ, और जिस पीस से हमने सर्कल बनाया उस वाले पीस की लेंथ कितनी होगी वो बताओ। टोटल वायर की लेंथ तो 28 मीटर दे रखी है, बट वो जो 2 पीसेस है उनकी अलग अलग से यहाँ पे लेंथ हमसे पूछी जा रही है कि भाई उन दोनों पीसेस की लेंथ क्या होगी। आगे यहाँ पे कहा गया कि सो दैट द कंबाइंड एरिया ऑफ स्क्वायर एंड सर्कल इज मिनिमम। अब देखते हैं भाई ध्यान से, हमें गिवन क्या है, हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर गिवन है। साथ ही साथ हमें ये बता रखा है ये जो लेंथ ऑफ वायर है ये कितनी, ये तो बता रखा है 28 मीटर की है, और ये भी बता रखा है कि इसमें से हमने क्या करा, स्क्वायर बनाया और सर्कल बनाया। बस ये गिवन है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। मतलब अगर मैं बात करूं यहां से लेके यहां तक की तो ये गिवन इंफॉर्मेशन है, ठीक है, ये गिवन इंफॉर्मेशन है। उसके बाद वो कह रहा है कि भाई बताओ, फाइंड करो, क्या फाइंड करो, लेंथ ऑफ 2 वायर, ठीक है, मतलब लेंथ ऑफ 2 पार्ट्स जो हमने कट किए उस एक वायर में से जो अलग अलग दो पार्ट हमने कट किए ना, एक का हमने स्क्वायर बना दिया, एक का सर्कल बना दिया, तो वो दोनों पार्ट्स की, दोनों जो वायर्स हैं जो अलग अलग हमने कर दिए अब उनकी अलग अलग लेंथ कितनी होगी, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे वो हमसे लेंथ यहाँ पे मांग रहे हैं, ठीक है, लेंथ मांग रहे हैं सेपरेटली, ठीक है, 2 पीसेस की, दोनों पीसेस की अलग अलग यहाँ पे लेंथ मांग रहा है वो हमसे। तीसरी चीज यहाँ पे कंडीशन क्या है, कंडीशन यहाँ पे है कि भाई कंबाइंड एरिया ऑफ स्क्वायर एंड सर्कल को मिनिमाइज करना है, कंबाइंड एरिया ऑफ स्क्वायर एंड सर्कल को मिनिमाइज यहां पे करना है, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। चलो जी, तो हमें इतना पता चल गया कि भाई गिवन इंफॉर्मेशन क्या है, हमें ये भी पता चल गया कि फाइंड क्या करना है, और कंडीशन भी पता चल गई, तो अब दिक्कत कोई भी नहीं है। यहां पे मैं एक बार आपको ड्रॉ करके बताता हूं, देखो ध्यान से, एक वायर है, एक यहाँ पे ये वायर है हमारे पास, इसकी जो लेंथ है ना, लेंथ यहाँ पे हमें बताई गई है, कितनी लेंथ है भाई मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, देखो ध्यान से, ये जो इसकी लेंथ है
जो इसकी लेंथ है, एक मिनट, यहां पे हम लोग लिखते हैं ये 28 मीटर की लेंथ है, 28 मीटर की इस वायर की लेंथ है। उसने हमें बताया कि ये जो वायर है ना, इसके हमने 2 टुकड़े कर दिए। अब मुझे नहीं पता कि टुकड़े किस प्रोपोर्शन में किए, मतलब इक्वली किए हैं या नहीं किए, बीच में से काटा है या कहीं और से काटा है वायर को, ये नहीं बता रखा उसने, ठीक है। तो मैं ऐसे ही यहाँ पे अंदाजा ले लेता हूँ कि भाई कहीं ना कहीं से वायर को काटा होगा ऐसे, और इसके 2 टुकड़े हो गए होंगे, है ना। एक ये वाला टुकड़ा हो गया, पहला वाला, ये वाला टुकड़ा हो गया, ये हमारा फर्स्ट टुकड़ा हो गया, और ये जो बाकी हमारे पास बच गया ये वाला, ये हमारा सेकंड टुकड़ा हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब एक चीज देखना ध्यान से, जो ये हमारा फर्स्ट वाला पीस है वायर का, ये वाला, इस वाले पीस से वो कह रहा है हमने स्क्वायर बनाया, ठीक है। यहाँ पे मैं स्क्वायर ही बना देता हूँ, कह रहा है इससे हमने क्या किया, स्क्वायर बनाया। और इस वाले पीस से वो बोल रहा है हमने क्या किया, सर्कल बनाया, ठीक है। अब ये सर्कल थोड़ा सा ऐसे करके सर्कल बनाया, ठीक है। अब देखो भाई ध्यान से, अब वो बोलता है बताओ ये वाला जो हिस्सा है ना, यहां से लेके यहां तक का जो हिस्सा है ये वाला, इसकी लेंथ बताओ कितनी है, और यहां से लेके यहां तक वाला जो हिस्सा है ना, इसकी भी लेंथ बताओ कितनी है। अलग अलग मतलब वो जो हिस्से हैं, वो दोनों पीसेस जो हैं उनकी लेंथ पूछ रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात, अगर इस टोटल वायर की लेंथ 28 मीटर है, ध्यान से देखना, अगर इस टोटल वायर की लेंथ 28 मीटर है, और ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ध्यान से देखते रहना भाई, ये वाला हिस्सा, इसकी लेंथ को अगर मैं एक्स लेट कर लूं, तो ये जो बाकी लेंथ बच गई यहां से लेके यहां तक वाली, ये क्या 28 माइनस एक्स नहीं होगी? बात समझ में आ रही है? दोबारा बता देता हूं यार, एक बार देखो ध्यान से, इसको मैं रब करता हूं, एक बार मैं दोबारा समझाने की कोशिश करता हूं, कुछ बच्चों को थोड़ा सा देरी से भी समझ में आता है। तो भाई ये वाला सारा का सारा मिटा दिया मैंने यहां से। दोबारा देखो, ये जो टोटल वायर है इसकी लेंथ 28 मीटर है। अगर ये वाले प्रोपोर्शन की मैं लेंथ, ये वाला जो हिस्सा है ना हमारा, जिससे हमने स्क्वायर बनाया, यहां तक के हिस्से की लेंथ अगर मैं x मान लूं, तो जो बाकी हिस्सा मेरे पास बच गया, बाकी जो हिस्सा मेरे पास, ये वाला जो हिस्सा बच गया सारा का सारा, क्या इसकी लेंथ में 28 माइनस, क्योंकि टोटल 28 है, 28 में से x हटा दिया मैंने, ये वाला हिस्सा हटा दिया, तो ये इसकी लेंथ हो सकती है कि नहीं हो सकती? हो सकती है भाई, बहुत आराम से यहाँ पे हो सकती है, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरीके से आ गया। मुझे नहीं लगता यहाँ पे किसी को भी दिक्कत होगी, किसी को भी दिक्कत नहीं होगी। अब समझना ध्यान से, ये वाला जो हिस्सा था इसकी लेंथ x मीटर थी, मैंने इससे क्या किया, स्क्वायर बना दिया मैंने, मतलब ये वायर को ऐसे मोड़ा वोड़ा होगा और पूरा स्क्वायर बना दिया उसका मैंने। इसका पैरामीटर क्या होगा, यहां पे आ जाओ, पैरामीटर क्या होगा, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होगा, इस स्क्वायर का पैरामीटर क्या होगा? वैसे पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 इंटू साइड होता है। साइड को मैं यहां पे a लेट कर लेता हूं ना, 4 इंटू साइड, ठीक है। लेट a बी द साइड ऑफ द स्क्वायर, ठीक है। मैं लिख भी देता हूं, चलो ये वाली बात को मिटा के यहां पे मैं आपको लिख के भी बता देता हूं कि लेट a बी द साइड ऑफ द स्क्वायर। ये लो जी, लेट a बी द साइड ऑफ स्क्वायर। अगर मैं यहां पे साइड ऑफ स्क्वायर को a लेट करता हूं, तो साइड ऑफ स्क्वायर, और सॉरी पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होगा, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होगा, 4 इंटू साइड माने 4 इंटू ए। ये फॉर्मूला मैंने यहां पे भी लिखा हुआ है, वैसे देखो यहां पे ना, जो मैंने आपको लिख के दिए सारे फॉर्मूलाज, यहां पे देखो, ये रहा 5th नंबर पे, ठीक है। 4 इंटू साइड लिखा हुआ है, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो ये लिख के दिया हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाद में फ्यूचर रेफरेंस के लिए मैंने आपके लिए अच्छे से काम कर रखा है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो ये हो गया 4 इंटू ए, 4a हो गया, यहाँ पे 4a हो गया। अच्छा, पैरामीटर क्या होता है, बाउंड्री। पैरामीटर क्या होता है, बाउंड्री। ये जो हमारा स्क्वायर बनेगा, ध्यान से देखना, इधर देखो ध्यान से, ये जो हमारा स्क्वायर बनेगा ये इसी वाले एरिया से बनेगा, यही वाली वायर से बनेगा ना। एक्स लेंथ थी इस वायर की, इस एक्स लेंथ की वायर को ऐसे ऐसे करके मोड़ के मैं स्क्वायर बना दूंगा, ठीक है। इस तरीके से मोड़ के मैं स्क्वायर बना दूंगा इस तरीके से। बट जो बाउंड्री की लेंथ है, चारों तरफ की बाउंड्री की अगर मैं लेंथ मिलाऊं, तो वो मेरी एक्स मीटर ही रहेगी कि नहीं रहेगी?
एक्स मीटर की वायर को मोड़ के ही तो मैंने एक्स जो है वो बनाया ना, अपना स्क्वायर बनाया। तो अगर मैं बाउंड्री की लेंथ की बात करूं, स्क्वायर की बाउंड्री की जो टोटल लेंथ होगी वो कितनी होगी, वो हमारी एक्स मीटर ही तो होगी। इट मींस यहां पे मैं ये पैरामीटर ऑफ स्क्वायर की जगह एक्स लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, एक्स लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स इक्वल्स टू 4a, तो x बाय 4 इक्वल्स टू a लिखने में कोई दिक्कत है? ये क्या आ गया, साइड ऑफ स्क्वायर। मैंने a लेट किया था ना साइड ऑफ स्क्वायर को, तो मैंने साइड ऑफ स्क्वायर निकाल दिया, यहां पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब ये क्यों निकाला भाई, ये अभी बताऊंगा आपको, यहाँ पे यूज होगा इसका, ठीक है, जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा ना। ये गिवन इंफॉर्मेशन है भाई साहब, इसका यूज करना है हमें। तो अब थोड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने लग गए। अब यहाँ पे एक लाइन मैंने इस तरीके से खींच दिया। अब सर्कल की बात करेंगे, ठीक है। अब देखो सर्कल में तो पैरामीटर को सरकमफ्रेंस बोलते हैं ना, सरकमफ्रेंस बोलते हैं, वहां पे थोड़ी ना हम लोग जो है पैरामीटर शब्द यूज करते हैं। तो जो सरकमफ्रेंस होता है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, वो क्या होता है भाई, 2 पाई आर होता है, ठीक है। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर होता है। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना होगा, सर्कल की जो बाउंड्री है इसकी लेंथ क्या होगी, इस पूरी, अगर मैं लेंथ को मिला लूं, क्योंकि भाई ये इस पीस से बनी है, देखो ये वाले पीस से बनी है, और इस पीस की लेंथ 28 माइनस एक्स थी, तो जो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल है क्या वो भी 28 माइनस एक्स होगा कि नहीं होगा? जरूर होगा भाई, जरूर होगा, ठीक है। और अगर मैं यहां पे आर की वैल्यू निकाल लूं तो 28 माइनस एक्स बटे 2 पाई इक्वल्स टू आर, यहां पे ये आएगा कि नहीं आएगा? जरूर आएगा। ये सारी की सारी गिवन इंफॉर्मेशन थी मुझे, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे मैंने खिचड़ी पका दी है, जो फालतू की चीजें इनको मैं हटा देता हूं, तो ये थोड़ा साफ सुथरा हो गया, ठीक है। यहाँ पे एक सिंगल ऐसा लाइन खींच देते हैं, ठीक है। चलो, तो ये गिवन इंफॉर्मेशन थी, गिवन इंफॉर्मेशन को मैंने यहाँ पे यूज किया। अब क्या करना है भाई, उसने किस चीज को यहाँ पे मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने के लिए बोला? उसने मिनिमाइज करने के लिए बोला कंबाइंड एरिया ऑफ स्क्वायर एंड सर्कल। तो भाई यहां पे आ जाते हैं, लेट करते हैं, लेट ए बी द कंबाइंड एरिया ऑफ स्क्वायर एंड सर्कल। तो स्क्वायर और सर्कल का जो कंबाइंड एरिया होगा ना, उसको मैंने ए लेट किया, ए एरिया ऑफ सर्कल। तो यहां पे देखेंगे भाई, फॉर्मूला मैंने आपको लिख के दिया है, एरिया ऑफ सर्कल का पाई आर स्क्वायर और एरिया ऑफ स्क्वायर का साइड का स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पे देखो कंबाइंड एरिया निकालेंगे, कंबाइंड एरिया को हमने ए लेट किया, तो कंबाइंड एरिया कैसे आएगा भाई, एरिया ऑफ जो स्क्वायर होगा उसमें प्लस करेंगे एरिया ऑफ सर्कल। तो ए की वैल्यू क्या होगी, ध्यान से देखना, ए इक्वल्स टू क्या होगा, स्मॉल ए स्क्वायर, ठीक है, साइड का स्क्वायर, क्योंकि मैंने साइड को ए लेट किया था ना, और प्लस पाई आर स्क्वायर। अब मुझे इस इक्वेशन को एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, और सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए ये जो गिवन इंफॉर्मेशंस मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल थी, जो मैंने यहाँ पे निकाली थी, इन गिवन इंफॉर्मेशंस का मैं यहाँ पे उपयोग करूंगा, ठीक है। तो करते हैं भाई, ए की जगह x बाय 4 लिख देंगे, आर की जगह 28 माइनस एक्स बटे 2 पाई लिख देंगे, तो हमारा सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा पूरा का पूरा जो हमारा इक्वेशन है ये वाली। तो ये ए स्क्वायर था, यहाँ पे x बाय 4 वैल्यू पुट करनी है मुझे, ए की x बाय 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, प्लस यहां पे r की जगह 28 माइनस एक्स बटे 2 पाई पुट करना है। तो पाई तो वैसे का वैसे रहेगा, 28 माइनस एक्स बाय 2 पाई यहां पे पुट करना है, और इसका पूरे का होल स्क्वायर रहेगा ना, ऊपर r के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है। तो अब ये पूरी की पूरी इक्वेशन एक सिंगल वेरिएबल में x की टर्म्स में कन्वर्ट हो गई है, ध्यान से देख लेना, x की टर्म्स में। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूं मैं। अगर मैं यहाँ पे होल स्क्वायर खोलूं तो एक्स स्क्वायर अपॉन 16 आएगा, प्लस सेम चीज यहां पे करूंगा भाई, यहां पे क्या होने वाला है, 28 माइनस एक्स का तो होल स्क्वायर रहेगा यहाँ पे, अपॉन में क्या हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा। अब एक पाई से एक पाई यहां कट जाएगा, तो भाई इट मींस यहां पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बटे 16, और प्लस यहां पे क्या होने वाला है भाई, 1/4 पाई इंटू 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से। और एक काम अगर मैं यहां पे करूं तो 16 को हटा के मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इस तरीके से भी लिख सकता हूं, 1/16
इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, ठीक है, ताकि वो जो 1/16 है वो हमारा कांस्टेंट है। इस तरीके से कुछ बच्चों को अगर समझ में नहीं आएगा तो इस तरीके से उनको समझ में आ सकता है। अब मैं डिफरेंशिएशन करूंगा भाई साहब, dA/dx निकालेंगे। 1/16 तो हमारा कॉफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x होगा, प्लस 1/4 पाई भी हमारा जो है वो कॉफिशिएंट है, कांस्टेंट है, वो हमारा एज इट इज रहेगा। और 28 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करना है तो x की पावर 2 का डेरिवेटिव क्या होगा 2 इंटू एक्स की पावर 1 होगा। और फिर x का डेरिवेटिव करेंगे, 28 का डेरिवेटिव 0 माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 मल्टीप्लीकेशन में आ गया। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 से अगर मैं 16 को काटूंगा तो 8 बचेगा, तो dA/dx इक्वल्स टू क्या आएगा x/8 हो जाएगा ये, ठीक है, 1 इंटू एक्स, तो ये x आएगा और नीचे यहाँ पे 8 आ गया। यहाँ पे मैं 2 से 4 को काट दूंगा और ये जो माइनस था ना, ये यहाँ पे प्लस माइनस ही तो आएगा, माइनस 1 कितना हो जाएगा 2 पाई, ठीक है। 2 कैसे आया, इस वाले 2 से ये 4 काटा है मैंने, और यहाँ पे ये 28 माइनस एक्स जो था ये एज इट इज रहेगा। ये निकल गया भाई dA/dx। अब क्या करना है, पुट करेंगे dA/dx इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे x/8 माइनस 1/2 पाई इंटू 28 माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। ये पॉजिटिव वाली टर्म तो मैं इधर ही रख रहा हूं, और ये जो नेगेटिव वाली टर्म थी ये अपोजिट साइड में जाके पॉजिटिव टर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है, इस तरीके से ये पॉजिटिव बन गई। 2 से अगर मैं 8 को काटूंगा तो यहाँ 4 बचेगा, तो ये हमारे पास क्या आ गया x/4 इक्वल्स टू 28 माइनस एक्स बटे पाई, ऐसे लिख सकता हूं ना इस पाई को मैं, 1/पाई को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो क्या होगा x पाई इक्वल्स टू 4 इंटू 28 कितना होगा भाई, 4 इंटू 28 यहाँ पे मैं करता हूं, 4 इंटू 28 ये होगा 112 और माइनस 4x हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 4 को मैंने उधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया इस वाली पूरी टर्म के साथ, ठीक है, और इस पाई को मैंने x के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे इस तरीके से आ गया। ये भी x वाली टर्म है, ये भी x वाली टर्म है, दोनों को एक ही तरफ ले जाते हैं भाई साहब, तो x पाई प्लस 4x इक्वल्स टू 112 हो गया। x कॉमन ले लेते हैं जरा, तो यहां बचेगा पाई प्लस 4 इक्वल्स टू 112, तो x की वैल्यू क्या आएगी 112 डिवाइडेड बाय पाई प्लस 4 आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन में मांगा क्या था एक बार दोबारा देखते हैं जरा, x की जो वैल्यू थी वही तो मांगी थी, x की जो वैल्यू थी, मतलब ये तो लेंथ ऑफ फर्स्ट पार्ट आ गया, ठीक है, फर्स्ट पीस आ गया, 2 अलग अलग पीसेस थे ना, तो ये फर्स्ट पीस की लेंथ आ गई हमारे पास, ठीक है। ये फालतू की चीजें मैं यहां से मिटा देता हूं, तो ये चलो ये लिखा रहने देते हैं ऊपर का, ठीक है। तो फर्स्ट पीस, ये वाले पीस की लेंथ आ गई, x की लेंथ आ गई। अब मुझे सेकंड पीस की लेंथ निकालनी है, ये वाले पीस की लेंथ, तो लेंथ ऑफ सेकंड पीस क्या थी 28 माइनस एक्स, ठीक है। पहले यहां पे मैं लिखता हूं, नीचे जाके ना यहाँ पे लिखते हैं, यहां पे लिखते हैं हेंस लेंथ ऑफ फर्स्ट पीस, मतलब वो जो स्क्वायर वाला जो पीस था ना, स्क्वायर वाला, उसकी लेंथ निकल गई कितनी 112 बटे पाई प्लस 4, ठीक है। और अब मैं क्या निकालूंगा, लेंथ ऑफ सेकंड पीस निकालूंगा। सेकंड पीस माने सर्कल वाले पीस की मैं बात कर रहा हूं, और सेकंड पीस की लेंथ क्या थी आपको भी पता है, 28 माइनस एक्स थी ना, ऊपर ही लिखा हुआ है देखो ध्यान से, 28 माइनस एक्स ही तो थी उसकी लेंथ, ठीक है। अब x की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं ताकि लेंथ निकल जाए। x की वैल्यू ये रही भाई, यहाँ से सब्सटीट्यूट कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो सब्सटीट्यूट करते हैं यहाँ पे, 28 माइनस 112 डिवाइडेड बाय पाई प्लस 4, एलसीएम ले लेंगे भाई, पाई प्लस 4 आएगा, पाई प्लस 4 इंटू 28 करेंगे तो 28 पाई प्लस 28 इंटू 4 112 ही रहेगा, और माइनस 112 आ गया, तो 112 से 112 कैंसिल हो गया, ये आ गया 28 पाई डिवाइडेड बाय पाई प्लस 4। ये हमारी जो है लेंथ ऑफ सेकंड पीस आ गई। यही तो क्वेश्चन में मांगा था, एक बार दोबारा से क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। उसने बोला था अ वायर ऑफ द लेंथ 28 मीटर इज टू बी कट इनटू 2 पीसेस, वन ऑफ द पीस इज टू बी मेड इनटू अ स्क्वायर एंड द अदर इनटू अ सर्कल। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द 2 पीसेस सो दैट द कंबाइंड एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड द सर्कल इज मिनिमम। तो भाई हमने जो लेंथ थी वो तो निकाल के बता दी, बट यहाँ पे ना एरिया को हमें मिनिमाइज प्रूफ करने,
तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हम लोगों को यहाँ पे करना पड़ेगा। तो जो फर्स्ट डेरिवेटिव था उसको यहां से मैं एक बार उठा लेता हूं, तो ये मैं यहां से कॉपी पेस्ट कर दूंगा नीचे, ठीक है, इसको मैं कॉपी करता हूं और लास्ट में चलते हैं, यहां पे जाके मैं इसको पेस्ट भी कर देता हूं। अरे कहां पे पेस्ट हो गया, नीचे जाके पेस्ट करना था यार। तो यहां पे पेस्ट करते हैं इसको, ठीक है। और यहां पे मैं हेडिंग भी डाल देता हूं, डबल डेरिवेटिव टेस्ट, डबल डेरिवेटिव टेस्ट, डबल डेरिवेटिव टेस्ट। चलो जी, और इसको थोड़ा सा मैं ऊपर उठा के लिख देता हूं भाई। चलो अब करते हैं भाई डबल डेरिवेटिव। तो डी स्क्वेयर ए अपॉन डी एक्स स्क्वेयर निकालना है। एक्स का डेरिवेटिव तो 1 होगा ना भाई। देखो ये 1/8 तो अलग है ना, इंटू एक्स ऐसे लिख सकता हूँ ना, ये वाली पूरी टर्म को मैं जो मैंने आपको सामने देखो दिख रही है ना, x/8 को ऐसे लिख सकता हूं मैं। तो 1/8 तो हमारा क्या है, कोफिशिएंट है, एक्स का डेरिवेटिव 1 होगा, तो इट मींस मैं डायरेक्टली यहां पे लिख सकता हूं ना 1/8 होगा ना इसका डेरिवेटिव, माइनस ये वाला जो टर्म है 1/2π, ये कांस्टेंट है, कोफिशिएंट है ये हमारा। 28 माइनस एक्स का डेरिवेटिव भाई क्या होगा, 28 का डेरिवेटिव 0 होगा, माइनस यहां पे आ जाएगा 1। इट मींस यहां पे क्या होने वाला है, देखो ध्यान से, डी स्क्वेयर ए अपॉन डी एक्स स्क्वेयर जब आप निकालेंगे तो 1/8 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। देखो मल्टीप्लाई में है ना, तो प्लस 1/2π। ये वाली टर्म भी पॉजिटिव है, ये वाली टर्म भी पॉजिटिव है, तो पूरी ही टर्म क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। तो यहां पे लिखेंगे सिंस डबल डेरिवेटिव, since double derivative test is positive, hence it is point of minima। मिनिमा ही तो प्रूफ करना था, ठीक है, मिनिमाइज करना था ना। तो भाई ये भी अपना आंसर हो चुका है बढ़िया तरीके से, ठीक है। एक बार अच्छे से इसको प्रैक्टिस करना, एग्जाम में काफी ज्यादा ये पूछा जाता है भाई क्वेश्चन, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है भाई, एक बार देख लेते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और यहाँ पे हमें एक डायग्राम भी बनाना पड़ेगा, ठीक है, विदाउट डायग्राम मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो एक बार क्वेश्चन रीड करते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या चीजें हमें दी गई हैं। यहाँ पे हमें कहा गया कि प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r इज 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है। ये चीज हमें यहाँ पे जो है बोली गई है। अब ये है क्या, मैं आपको समझाता हूँ एक बार दोबारा से। हमें प्रूफ करना है, यहाँ पे प्रूफ क्या करना है, प्रूव दैट वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन की बात चल रही है, शब्द यहाँ पे यूज किया लार्जेस्ट, इट मींस वॉल्यूम ऑफ कोन को मैक्सिमाइज करना है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, वॉल्यूम ऑफ कोन को मैक्सिमाइज करना है। आगे यहाँ पे बोला है वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन, वो जो कोन है आगे बोल रखा है दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर, वो जो कोन है ना वो स्फीयर के अंदर है, कोन जो है वो स्फीयर के अंदर इंस्क्राइब्ड का मतलब क्या होता है, स्फीयर के अंदर है वो, ठीक है। तो कोन जो है वो स्फीयर के अंदर है, और जो स्फीयर है ना उसका रेडियस यहाँ पे कैपिटल R से यहाँ पे जो है डिनोट किया गया है क्वेश्चन के अंदर। तो जो स्फीयर है, स्फीयर का जो रेडियस है वो कैपिटल R है, स्फीयर का रेडियस कैपिटल R है। आगे यहाँ पे बोल रखा है इज 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। पूरा एक बार दोबारा पढ़ते हैं। प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन द स्फीयर ऑफ रेडियस r इज 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। इट मींस हमें प्रूफ क्या करना है कि वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है, वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल्स टू 8/27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ये चीज हमें यहां पे प्रूफ करनी है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कोन इज 8/27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। यहां पे हमें बता क्या रखा है कि वो जो कोन है ना वो स्फीयर के अंदर इंस्क्राइब्ड है। तो यहां पे मैं जो है ये फिगर आपको ड्रॉ करके बताता हूं, ध्यान से देखना भाई। मैंने यहाँ पे एक स्फीयर ले लिया भाई, और इसके अंदर अब मैं एक कोन ड्रॉ करूंगा। बेसिकली स्फीयर और सर्कल में क्या डिफरेंस होता है भाई, जो स्फीयर होता है ना, स्फीयर का वॉल्यूम भी होता है, जबकि सर्कल का कोई वॉल्यूम वगैरह कुछ भी नहीं होता, ठीक है।
सर्कल इज जस्ट अ फिगर। जो स्फेयर होता है, स्फेयर अंदर से हॉलो होता है, ठीक है, वो मतलब उसका वॉल्यूम होता है। सर्कल का कोई वॉल्यूम वगैरह कुछ भी नहीं होता, ठीक है, कोई वॉल्यूम नहीं होता सर्कल का। तो इस तरीके से यहाँ पे, और जो बेस है स्फेयर का वो ऐसा नहीं होता है। मैं बेस को यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। बेस जो है वो ओपन होता है ना, कोन, सॉरी कोन है ना, ये कोन का जो बेस होता है वो ऐसा नहीं होता, ठीक है, कोन का बेस ओपन होता है, ऐसा होता है। तो अरे यार ये, एक मिनट, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा फिगर जो है वो ऐसे बनेगी। चलो जी, तो अब ध्यान से देखना, यहाँ पे मैं कुछ चीजें करूंगा। सबसे पहले मैं एक लाइन यहाँ पे खींचूंगा, ड्रॉ करूंगा एक लाइन, और यहाँ पे बिना डायग्राम के क्वेश्चन सॉल्व हो ही नहीं सकता। आपको एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको डायग्राम भी बनाना है, मार्क्स कटेंगे अगर डायग्राम नहीं बनाएंगे यहाँ पे, तो ठीक है, यहाँ पे डायग्राम बनाने के भी मार्क्स हैं। इस तरह के क्वेश्चंस में डायग्राम भी आपको बनाना ही पड़ेगा, डायग्राम बनाना पड़ेगा आपको। तो भाई ये इस तरीके से, और एक लाइन में यहाँ पे भी ड्रॉ करूंगा, और अभी मैं समझाता हूँ कि ये क्या क्या है और मैं क्यों इस तरीके से यहाँ पे लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ, ये वाली, इसको भी हम लोग अभी समझेंगे। और ये मैंने यहाँ पे इस तरीके से कर दिया। चलो जी, अब देखना ध्यान से, ये यहां से लेके, अरे यार ये इरेजर आ गया हाथ में, इरेजर तो चाहिए नहीं था, ये चाहिए था भाई। यहां से लेके, ध्यान से देखना, यहां से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, ये जो है ये क्या है, ये रेडियस ऑफ कोन है। मैं आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, स्मॉल आर से, कैपिटल आर से नहीं करूंगा यहाँ पे। क्यों? कैपिटल आर उसने बोला है रेडियस ऑफ स्फीयर, उसने ऑलरेडी दिया हुआ है ना। कैपिटल आर को मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकता कोन के रेडियस को, ठीक है। ये वाली जो लाइन है ध्यान से देखना, यहां से लेके यहां तक, ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन, इस पे फोकस करना। ये कैपिटल आर है, ये स्फीयर का रेडियस है, ठीक है। ऐसे ही यहां से लेके यहां तक वाली जो लाइन है ना, ये वाली लाइन यहां तक वाली, ये भी कैपिटल आर है, ये भी हमारा जो है क्या है, ये स्फीयर का रेडियस है। उसके बाद अगर मैं यहां से लेके यहां तक की बात करूं, यहां से लेके यहां तक की बात नहीं करते, एक काम करते हैं, देखो पूरा यहां से लेके इस पॉइंट से लेके यहां तक, ये वाले पॉइंट तक, ये पूरा जो है ये क्या है, हाइट ऑफ कोन है, हाइट ऑफ कोन है। बट यहां पे ना ये वाला बीच में एरिया आ रहा है, ये वाला जो कि ये स्फीयर का रेडियस है। तो यहां से लेके यहां तक का जो है ना, देखो यहां से लेके यहां तक का जो है, इसको मैं एक्स मान लेता हूं। इसका मतलब हाइट ऑफ कोन क्या होगी, हाइट ऑफ कोन क्या होगी, आर प्लस एक्स होगी, ठीक है, ध्यान देना, ठीक है। इतनी चीजें मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होंगी। ये जो डायग्राम मैंने अभी ड्रॉ किया ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पे एक और चीज मैं करूंगा, ये जो छोटा वाला ट्राइंगल बन रहा है अंदर, इसको मैं लेट कर लूंगा ए बी सी, ए बी सी मैंने यहाँ पे इसको लेट कर लिया, और इसका एक रीजन है, अभी बताऊंगा आपको। तो ये सब हटा देते हैं यहां से। चलो जी, अब करते हैं भाई इसका आंसर, करते हैं भाई स्टार्ट, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे मैं स्टार्ट करूंगा। यहां पे लिखते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले इस ट्राइंगल पे ही आएंगे, ठीक है, इस ट्राइंगल पे आएंगे, छोटे वाले ट्राइंगल पे जो एबीसी है। तो यहां पे लिखेंगे इन ट्राइंगल एबीसी, जो हाइपोटेन्यूज है वो क्या है, कैपिटल आर। तो आर स्क्वेयर इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर प्लस स्मॉल आर स्क्वेयर। यहां पे मैं क्या करूंगा, मैं एक्स की वैल्यू निकालूंगा। क्यों निकाल रहा हूं अभी बताऊंगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया इस तरीके से एक्स स्क्वेयर, तो ये आ गया अंडर रूट कैपिटल आर स्क्वेयर माइनस स्मॉल आर स्क्वेयर इक्वल्स टू एक्स आ गया, एक्स आ गया, ठीक है। ये मैंने क्यों निकाला, क्योंकि भाई जो हाइट है ना, यहां पे देखो, लेट एच बी द हाइट ऑफ कोन। तो जो कोन की हाइट है वो यहां पे क्या है, आर प्लस एक्स, ठीक है, कैपिटल आर प्लस एक्स। मैंने बताया था ना अभी, आर प्लस एक्स जो है वो हाइट ऑफ कोन है। अब यहां पे मैं अगर मैं वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दूं एक्स की, तो ये इस तरीके से आ जाएगा।
अब ये मैंने क्यों किया है वो भी समझाता हूं, मैंने यहाँ पे ये क्यों सब्सटीट्यूट की ना ये वैल्यू, वो भी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो इतना मैंने काम किया यहाँ पे। अब क्या करना है मुझे, अब मुझे किस चीज को यहाँ पे मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना था भाई, मुझे कोन के वॉल्यूम को लार्जेस्ट मतलब मैक्सिमाइज प्रूव करना था। तो लेट करते हैं, लेट वी बी द वॉल्यूम ऑफ कोन, लेट वी बी द वॉल्यूम ऑफ कोन। तो ये हमारा कोन का यहाँ पे मैं वॉल्यूम लेट कर लेता हूं v। वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच, ठीक है। ये आपको फॉर्मुलाज यहाँ पे मैं एक बार दोबारा से आपको दिखा देता हूँ, इस शीट में लिखा हुआ है मैंने वॉल्यूम ऑफ कोन, ये रहा भाई 7th नंबर पे, ठीक है। 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। चलो तो दोबारा से हम अपने आंसर की तरफ बढ़ते हैं आगे भाई, ठीक है। तो इतना काम हमने अब तक किया। अब एक चीज देखो, यहाँ पे h की वैल्यू में सब्सटीट्यूट कर दूंगा, h की वैल्यू में सब्सटीट्यूट कर दूंगा 1/3 पाई आर स्क्वेयर। और एक बार मैं आपको दोबारा रिव्यू दूंगा कि जो ऊपर मैंने काम किया था वो क्यों किया था, वो मैं आपको दोबारा समझाऊंगा अभी। तो ये यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा, ये मैंने h की वैल्यू यहां से उठा के सब्सटीट्यूट कर दी, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम फर्स्ट। चलो अब ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे मुझे ये पूरा जो इक्वेशन थी ना, ये सिंगल वेरिएबल में लेके आनी थी, सिंगल वेरिएबल में लेके आनी थी। यहाँ पे मुझे स्फेयर का रेडियस गिवन था कैपिटल आर। मैंने आपको बताया था जो भी चीज हमें गिवन होती है वो कांस्टेंट होती है ना, कांस्टेंट होती है। इट मींस ये हमारा जो कैपिटल आर है ये तो कांस्टेंट होगा। इसके अलावा कौन सा वेरिएबल इस पूरी इक्वेशन में बचा, स्मॉल आर। तो इट मींस मैंने इसको पूरी इक्वेशन को जो है इन टर्म्स ऑफ स्मॉल आर कन्वर्ट कर दिया, मैंने सिंगल वेरिएबल में स्मॉल आर की टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया, इसीलिए मुझे ऊपर ये काम करना पड़ा पूरा। अगर मैं यहाँ पे हाइट की बात करूं तो h इक्वल्स टू आर प्लस एक्स था। अगर मैं यहाँ पे लिखता आर प्लस एक्स, h की जगह मान लो अगर मैं यहाँ पे आर प्लस एक्स लिख देता तो फिर x एक नया वेरिएबल आ जाता ना, तो स्मॉल आर भी होता और x भी होता, ठीक है। चलो बड़ा वाला r जो है, कैपिटल आर जो है वो तो कांस्टेंट है, बट x एक नया वेरिएबल आ जाता ना यहाँ पे, तो दिक्कत हो जाती, दो दो वेरिएबल हो जाते। तो दो वेरिएबल ना हो, सिंगल वेरिएबल यहाँ पे रहे, इसीलिए मुझे ये वाला सारा काम ऊपर करना पड़ा। ये आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों हमने ये सारी वर्किंग की है ऊपर। अब आते हैं भाई यहाँ पे, अब ये सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो चुका है, तो अब क्या करेंगे, dv बाई डी आर, स्मॉल वाला आर, कैपिटल आर तो भाई हमारा कांस्टेंट है, भूलना मत, ठीक है। और यहाँ पे ना एक काम करते हैं, डिफ्रेंसिएशन करने से पहले यार इसको ना थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। v इक्वल्स टू क्या होगा, ये π/3 में ऐसे ही लिख रहा हूँ, ठीक है। 1 इंटू पाई कर दिया मैंने, 1 इंटू पाई हो जाएगा ना, π/3, और इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। एक काम करते हैं, देखो ये वाली पूरी टर्म को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, ठीक है, एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ, ठीक है। तो देखो ध्यान से, π/3 आर स्क्वेयर इंटू आर प्लस π/3 आर स्क्वेयर इंटू अंडर रूट आर स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर, ठीक है। ये टर्म आ गई, और मैं यहां पे डिफरेंशिएशन करूंगा dv बाय डी आर। देखो π/3 हमारा कॉफिशिएंट है, कैपिटल आर भी कॉफिशिएंट है, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन में 2r प्लस π/3 हमारा कॉफिशिएंट है। अब यहाँ पे भी आर वेरिएबल है, इस वाली टर्म में भी आर वेरिएबल है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो ब्रैकेट लगाते हैं और प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। फर्स्ट वेरिएबल एज इट इज, सेकंड वाले का डेरिवेटिव रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, और अंदर वाली टर्म का भी डेरिवेटिव करना है, तो कैपिटल आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, वो एक कांस्टेंट है। स्मॉल आर स्क्वायर का डेरिवेटिव तो -2r होगा यहाँ पे, प्लस सेकेंड टर्म एज इट इज, और फर्स्ट वाली टर्म जो थी आर स्क्वायर, उसका डेरिवेटिव 2r हो जाएगा यहाँ पे। इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करके लिखेंगे यहाँ पे, तो भाई dv बाय डी आर इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा, 2πr r डिवाइडेड बाय 3 प्लस ये π/3 एज इट इज रहने देते हैं। अंदर यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा -r³ डिवाइडेड बाय अंडर रूट आर स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर, और प्लस यहाँ पे 2r इंटू अंडर रूट आर स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर, ठीक है। ये इस तरीके से आ गया। तो ये हमारे पास डिफरेंशिएशन हो गया इसका। यहाँ पे ना अभी क्या हो रहा है, π/3 कॉमन आ रहा है, देखो ये एक टर्म है और ये दूसरी टर्म है, ये पूरी की पूरी, ठीक है। दोबारा से एक बार देख लो, ये एक टर्म है और ये वाली पूरी एक टर्म है, तो इन दोनों टर्म में से π/3 कॉमन आ रहा है।
तो π/3 में कॉमन ले लेता हूँ, उसके बाद ही मैं 0 के इक्वल पुट करूंगा, ठीक है। तो जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लेना चाहिए ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। हालांकि यहाँ पे ना स्मॉल r भी एक बार और हमारा जो है कॉमन आ जाएगा, ले लिया जाएगा, कॉमन ले लूं। देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, इसको हम अभी मैं ऐसे रहने दे रहा हूँ, ठीक है। प्लस यहाँ पे देखना ये π/3 भी एज इट इज। ये अंदर वाली जो टर्म्स है ना, इसमें से r कॉमन आ रहा था तो r कॉमन ले लिया। अब क्या बचेगा, -r² बचेगा, ये √ कैपिटल R² -r²। कॉमन लेने से क्या होगा, कैलकुलेशन हमारी इजी हो जाएगी। यहां से ये अब r हट जाएगा, कॉमन ले चुके हैं हम लोग। अब देखो ये वाली एक टर्म है और ये पूरी एक टर्म है, इन दोनों टर्म में से क्या हो रहा है, π/3 r कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लेते हैं। dv/dr इक्वल्स टू π/3 r कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा भाई, अब ध्यान देना, अंदर क्या बचेगा, 2πr/3 और प्लस यहाँ पे बचेगा, प्लस तो नहीं बचेगा, माइनस हो जाएगा ये, ठीक है, माइनस हो जाएगा। तो -r² अपॉन √ r² माइनस r² और प्लस 2 √ r² माइनस r², ठीक है, ये टर्म आ जाएगी। अब क्या करते हैं भाई, dv/dr इक्वल्स टू 0 रख देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, π/3 r इंटू 2πr डिवाइडेड बाय 3 माइनस r² डिवाइडेड बाय √ r² माइनस r² प्लस 2 √ r² माइनस r² इक्वल्स टू 0। ये वाली पूरी टर्म उधर जाके 0 हो जाएगी, ठीक है। तो बचेगा क्या, 2πr डिवाइडेड बाय 3 माइनस r² डिवाइडेड बाय √ r² माइनस r² प्लस 2 √ r² माइनस r² इक्वल्स टू 0। अब एक काम करते हैं कि भाई यहाँ पे ये जो टर्म है 2πr/3 इसको इधर ही रहने देता हूँ, प्लस 2 √ r² माइनस r² भी इधर ही रहेगा। ये जो नेगेटिव वाली टर्म थी इसको अपोजिट साइड ले जाऊंगा, ये पॉजिटिव हो जाएगी, r² अपॉन √ r² माइनस r², ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 2πr इंटू √ r² माइनस r² डिवाइडेड बाय 3 और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 रूट हट जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन होगी तो r² माइनस r² इस तरीके से आ जाएगा, इक्वल्स टू यहाँ पे r² हो गया। अब देखो ये हो गया 2πr √ r² माइनस r² डिवाइडेड बाय 3 और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा अंदर, तो 2 कैपिटल R² माइनस 2 स्मॉल r² इक्वल्स टू ये हो गया r², ठीक है, इस तरीके से। ये वाली जो टर्म है इसको अपोजिट साइड ले जाऊंगा, ये प्लस हो जाएगी वहां पे जाके, ठीक है। तो बाकी सब कुछ मैं एज इट इज ही लिख रहा हूं, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं कर रहा मैं, ये सब एज इट इज। यहाँ पे ये 2r² भी एज इट इज, यहाँ पे ये इधर आके प्लस हो जाएगी तो r² प्लस क्या हो गया, 2r², तो यहाँ पे भाई हो जाएगा 3r², ठीक है। तो ये हो जाएगा 2πr √ r² माइनस r² डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3, अरे ये भी मैंने लिखना भूल गया, ये लिख देता है यहाँ पे, ठीक है। ये हो जाएगा 3r²। ये वाली टर्म को उधर लेके जा रहा हूं मैं, माइनस कर दूंगा, ठीक है। तो 2πr इंटू √ r² माइनस r², यहाँ पे कैलकुलेशन में ही सारा प्रॉब्लम है, डिवाइडेड बाय 3r² माइनस 2r²। इस तरीके से ये कैलकुलेशन हमारे सामने आ गई है, ठीक है। अभी मैं अगर चाहूं तो मैं ये वाला जो 3 है ना, इसको भी मैं वहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं, ठीक है, कर ही देते हैं, ठीक है। ज्यादा वैसे नहीं भी करूंगा तो चलेगा, बट कोई बात नहीं, अभी कर देते हैं। तो ये हो गया हमारे पास r² माइनस r² इक्वल्स टू, इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 इंटू 3 9, r² माइनस 3 इंटू 2 6 r², ठीक है, इस तरीके से। अब ये जो मेरे पास पूरी जो इन्फॉर्मेशन आई है यहाँ पे, ये जो मेरे पास इक्वेशन निकली है, मुझे इसको अगर सॉल्व करना है तो मुझे एसबीएस करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो रूट है, जब तक ये रूट हटेगा नहीं ना मैं सॉल्व ही नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, मैं सॉल्व कर ही नहीं पाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा, अब एस कर दूंगा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड।
इससे क्या होगा भाई, देखो ध्यान से, ध्यान देना, पूरा पूरा फोकस यहाँ पे रखना, क्योंकि यहाँ पे गलती हो ही जाती है, ना चाहते हुए भी गलती हो जाती है भाई। तो ये वाली जो पूरी टर्म है, एक तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, और अपोजिट साइड में ये वाली जो टर्म है इसका भी क्या बन जाएगा, इसका भी होल स्क्वायर बन जाएगा। अब क्या होगा, देखो यहाँ पे जब मैं स्क्वायर खोलूंगा तो हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, और यहाँ पे रूट हट जाएगा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल्स टू यहाँ पे क्या होगा भाई, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, ये ध्यान देना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो जब मैं होल स्क्वायर खोलूंगा तो भाई ए स्क्वायर, ध्यान देना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए और इंटू बी, ये चीज यहां पे आएगी, ठीक है, ये चीज यहां पे आएगी। तो इसको थोड़ा सा मैं और सिंप्लीफाई करता हूं भाई। अभी एक काम करते हैं, इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर ही देते हैं, ठीक है। तो ये वाली पूरी टर्म को अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये क्या होगा, 4 पाई स्क्वायर आर की पावर 4 माइनस 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू, यहां पे जरा देखना भाई, यहां पे कैलकुलेशन देखना, ये क्या हो जाएगा, हालांकि यहाँ पे अगर कुछ कॉमन आ रहा होगा तो कॉमन भी ले सकते हैं, बट अभी के लिए ऐसे रहने देते हैं। 81 आर की पावर 4 एज इट इज रहेगा, प्लस यहाँ पे 36 आर की पावर 4 एज इट इज रहेगा, और माइनस क्या हो जाएगा, ध्यान देना, ये हो जाएगा 2 इंटू 9 इंटू 6, ठीक है। तो 2 इंटू 9 इंटू 6 अगर मैं करूंगा तो 108 आएगा, 2 इंटू 9 इंटू 6 अगर मैं करूंगा 108 आर स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन मुझे कुछ लेना पड़ेगा यहाँ पे, कॉमन आई थिंक क्या कॉमन आएगा यहाँ पे, कॉमन क्या ले भाई यहाँ पे, तो देखते हैं भाई क्या कॉमन आ सकता है यहाँ पे। कैलकुलेशन थोड़ी सी गड़बड़ा गई है यहाँ पे। 4 कॉमन आ सकता है क्या, 4 तो नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा। और क्या कॉमन आ सकता है फिर, 81, 36 और 108 है। 3 कॉमन आ सकता है, 3 भी, हाँ 3 आ सकता है। एक काम करते हैं, पहले 3 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, उसके बाद देखते हैं फिर क्या होता है। अभी मैं 3 कॉमन ले रहा हूँ, 3 भी आ सकता है, तो आई थिंक 6 भी आ रहा होगा, फिर 9 भी आ रहा होगा, ठीक है, 9 भी आ रहा होगा। रुको एक मिनट, यहाँ पे 9 अगर मैं कॉमन लूँ तो क्या होगा, एक बार कॉमन लेके देखते हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे 9 भी कॉमन आ सकता है। 9 अगर यहाँ पे कॉमन आ रहा है, 108 से डिवाइड हो रहा है क्या, हाँ 9 भी कॉमन आ रहा है, तो 9 कॉमन ले लेता है। यहाँ पे अंदर बचेगा 9r की पावर 4 प्लस यहाँ पे बचेगा 4r की पावर 4, और यहाँ पे कितना बचेगा भाई, 108 डिवाइडेड बाई 9 आ रहा था हमारे पास 12 आर स्क्वायर। बट कॉमन लेके भी क्या फायदा होगा फिर, अल्टीमेटली तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ी होगी बहुत ज्यादा, कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी हो गई है, यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत आ रही है कैलकुलेशन में। कुछ गड़बड़ तो नहीं की ना हमने, एक बार देख लेते हैं जरा, सारी चीजें सही तरीके से हुई थी कि नहीं हुई थी। जब हमने 0 के इक्वल पुट किया था तो ये इस तरीके से था। हाँ भाई गड़बड़ हुई है, पक्का गड़बड़ हुई है। कैसे हुई है देखो मैं बताता हूँ आपको, अभी मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे गड़बड़ क्या हुई है। हमने क्या कॉमन लिया था, देखो कॉमन ही गलत ले लिया, मैंने कॉमन ही गलत ले लिया। मैंने जब पाई आर बाय 3 कॉमन लिया था तो यहां से भी तो पाई आर बाय 3 कॉमन आना चाहिए था, मैंने सिर्फ आर आर बाहर ले लिया, पाई और 3 तो रह गया, ठीक है। ये पाई और 3 अंदर थोड़ा ना आना चाहिए था यहाँ पे, तो यहां से अब मैं हटा देता हूँ पाई और 3 को, तो ये तो सिर्फ 2r ही रहना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ 2r रहना चाहिए था, यहां से मैंने सही कॉमन ले रखा है, ठीक है, मैंने पूरा ही हटा दिया था, बस ये वाली टर्म्स लिखी है मैंने सारी की सारी, यहाँ से सब कुछ सही है। इसका मतलब अब आगे जो है मैंने नीचे भी यहाँ पे ये गलती की है, यहाँ पे पाई नहीं आना चाहिए था, 3 नहीं आना चाहिए था, सिर्फ 2r आना चाहिए था। और यही गलती पूरे क्वेश्चन में
आगे तक चली होगी, इट मीन्स सोचो कि कितना यहाँ पे दिक्कत हो गई होगी, ठीक है। पाई और 3 ने ही कितनी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। जहां जहां पाई और 3 था वहां वहां से पाई और 3 हटाना पड़ेगा मुझे। यहाँ पे ये आर था, ठीक है, यहाँ पे भी पाई और 3 मैं हटा दूंगा, यहाँ पे भी पाई 3 हट जाएगा, पाई 3 हट जाएगा, पाई 3 हट जाएगा। जब पाई और 3 हट ही गया तो यहाँ पे कोई 3 नहीं आएगा, यहाँ पे ये पाई नहीं आएगा, तो ये 3 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, इट मीन्स ये इस तरीके से आएगा। यहाँ पे ये पाई नहीं आएगा, यहाँ पे ये जो है ये चेंज हो जाएगा, ये 3r² माइनस 2r² का होल स्क्वायर बनेगा। अब ये होल स्क्वायर ही चेंज हो जाएगा, ठीक है। देखो यहां से मैं कैलकुलेशन चेंज कर देता हूं, यहां से मैं कैलकुलेशन एक बार दोबारा से करके दिखाता हूं। तो मतलब एक छोटी सी अगर गलती हो जाएगी ना, छोटी सी भी गलती हो गई ना अगर, तो पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, ठीक है। और दोबारा गलती ढूंढना, उसमें भी टाइम आपका वेस्ट होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे प्रैक्टिस बहुत ज्यादा चाहिए। कैलकुलेशन आपको मतलब तभी यहाँ पे आती होगी जब आप पहले कर रखा होगा क्वेश्चन, अदरवाइज यहाँ पे कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी। देखो ध्यान से, इधर का तो मैंने स्क्वायर कर दिया इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे होल स्क्वायर लग जाएगा, a² प्लस b² और माइनस क्या होगा 2 इंटू a इंटू b। इसको थोड़ा सा मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, सिंप्लीफाई करते हैं। ये हो गया 4r⁴ माइनस 4r² इक्वल्स टू 9r⁴ प्लस 4r² और माइनस ये कितना होगा 12r², ठीक है। चलो जी, अब एक काम करते हैं भाई, कुछ चीजें कट तो नहीं रही, यहाँ पे एक गड़बड़ हो गई। ये पावर जो थी ये 4 आएगी, ठीक है, होल स्क्वायर किया था ना मैंने, तो a² प्लस b² इस तरीके से, ये और ये टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या होगा कि भाई मैं क्या करने वाला हूं, ये वाली टर्म को उठा के इस साइड ले आऊंगा, ये प्लस हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा -4r² तो एज इट इज रहेगा और प्लस हो जाएगा 12r² और इक्वल्स टू में 9r⁴ एज इट इज रहेगा। ये कितना हो गया 8r² इक्वल्स टू 9r⁴। r² से r² कैंसिल कर देते हैं तो 8r² इक्वल्स टू कितना बचा r², ठीक है। ये हमारी r² की यहाँ पे वैल्यू आ गई, ठीक है। इस तरीके से हमने r² की यहाँ पे वैल्यू निकाली। मतलब मैंने अभी तक जितना भी सॉल्व किया उसके थ्रू मैंने जो है ये वैल्यू यहाँ पे निकाल के मैंने जो है दी है। क्वेश्चन में करना क्या था, प्रूफ क्या करना था कि जो वॉल्यूम ऑफ कोन है वो 8/27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है। अब ये जो मैंने सिंगल डेरिवेटिव अभी निकाला ना, इसके थ्रू जो आंसर आया इसको मुझे यूज करना है ये चीज प्रूफ करने के लिए। तो कैसे करूंगा ध्यान देना। अभी तक क्या हो रहा था, ऑटोमेटिकली आंसर आ रहा था हमारा। हर क्वेश्चन में क्या हो रहा था, हम क्या करते थे सिंगल डेरिवेटिव निकालते थे तो आंसर ऑटोमेटिकली आ जाता था। बट इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है, इस क्वेश्चन में हमें प्रूफ करना पड़ेगा। सिंगल डेरिवेटिव करने पे जो हमारे पास आंसर आया उसको यूज करके हमें जो है आंसर निकालना पड़ेगा। हमें क्या प्रूफ करना था कि भाई जो वॉल्यूम ऑफ कोन है वो 8/27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है ना, तो वॉल्यूम ऑफ कोन को मुझे यहाँ पे यूज करना है। ध्यान देना, वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है 1/3 πr² h होता है, ठीक है। यहां पे मैं क्या करने वाला हूं, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है यहाँ पे रफली लिखता हूं। देखो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, तो ये चीज मैंने आपको यहाँ पे नोट्स में लिख के दिया। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 πr³, तो यहाँ पे लिखते हैं 4/3 πr³, 4/3 πr³। ये हमारा जो है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है। मुझे प्रूफ क्या करना है कि वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 8/27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो मैं वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर रहा हूं और इसी के थ्रू मैं ये चीज प्रूफ करूंगा कि वॉल्यूम ऑफ कोन किसके इक्वल है 8/27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो ध्यान से देखते रहना, ठीक है। यहाँ पे ये पाई एज इट इज r² की वैल्यू यहां से मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, ये वाली वैल्यू, तो r² की वैल्यू होगी 8r² और h की वैल्यू भी मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा। h की वैल्यू भाई ऊपर जो मैंने h की वैल्यू निकाली थी, h की वैल्यू क्या थी r प्लस √r² माइनस r², ठीक है। तो ये वाली वैल्यू यहां से उठा लूंगा मैं। r प्लस x भी लिख सकता हूं क्या, नहीं यही लिखते हैं, चलो r प्लस √r² प्लस r², ठीक है।
तो आर प्लस अंडर रूट आर स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर, ठीक है। ये इस तरीके से मैंने उठा लिया, हालांकि यहाँ पे मैं एक्स भी लिख सकता था, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, अभी इसको प्रूव करेंगे। और यहाँ पे ना ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जब मैं लिखूंगा तो यहाँ पे मुझे कैपिटल आर यहाँ पे लिखना है। तो ये हमारे पास क्या आएगा भाई, इधर देखना ध्यान से, इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी हमको। तो यहाँ पे ये रूट आ रहा है यार, एक काम करते हैं, मैं एच को ना अभी ऐसे कैसे रहने देता हूँ, और मैं क्या करूंगा, मैं बाद में इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूंगा, ठीक है, ताकि इजी लगे। अभी एच ऐसे रहने दे रहा हूं ताकि दिक्कत ना हो कोई, ठीक है। अब क्या करूंगा, देखो ये हो गया पाई बाय 3, ठीक है, इंटू 8r स्क्वेयर इंटू एच, ये इतना ही है। मैं यहाँ पे h की वैल्यू एक बार सब्सटीट्यूट करता हूं, मैं उसको सिंप्लीफाई करूंगा। ध्यान से देखना मैं सिंप्लीफाई कैसे करूंगा। h की जगह पे वैल्यू क्या पुट करनी है, r प्लस अंडर रूट आर स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर। यहां पे ये जो आर स्क्वेयर स्मॉल वाला आ रहा है ना, इसकी वैल्यू क्या हमने निकाली थी, 8r स्क्वेयर। तो यहां पे सब्सटीट्यूट करूंगा, ध्यान देना, क्योंकि यहीं पे दिक्कत आती है, ज्यादा से ज्यादा यहीं पे दिक्कत आती है। तो r प्लस अंडर रूट आर स्क्वेयर माइनस 8r स्क्वेयर, यही था क्या, देखो यही था क्या। अच्छा यहाँ पे एक गड़बड़ भी तो हुई है यार, यहाँ पे ये 9 भी तो आना था अपॉन में, ये 9 भी तो यहाँ पे, ये वाला जो 9 था ये भी तो यहाँ पे आना था अपॉन में, ठीक है, लिखा ही नहीं हमने, ठीक है। तो अभी मैं वहाँ पे चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे ये 9 हो जाएगा, ठीक है, अपॉन में। बाकी यहाँ पे भी फिर ये 9 होगा, यहाँ पे भी 9 होगा, और यहाँ पे भी 9 होगा, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पे मैंने आर स्क्वेयर की वैल्यू मैंने सब्सटीट्यूट की थी वहाँ पे मैंने लिख दिया, ठीक है। आगे देखो भाई अब ध्यान से, ये 8 एज इट इज, ये पाई एज इट इज, आर स्क्वेयर एज इट इज, और ये नीचे क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा, ठीक है। और इनटू में ये कैपिटल आर एज इट इज प्लस अंडर रूट, यहां पे मैं एलसीएम लूंगा तो 9r स्क्वेयर माइनस 8r स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 9 हो जाएगा, यहाँ पे 8 पाई आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 27, और यहां पे क्या होगा r प्लस ये हो जाएगा आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर नहीं होगा, एक मिनट, ऊपर अंडर रूट भी था ना। अभी मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं और हो क्या रहा है, मुझे बीच में ना बहुत ज्यादा कॉल्स आ रहे हैं आपके, ठीक है, बहुत ज्यादा कॉल्स आ रहे हैं, तो मेरा ना दिमाग डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। आप क्या किया करो ना, जब कॉल्स करने हैं मुझे 3 बजे के बाद कर लिया करो, ठीक है, 3 बजे के बाद, दोपहर को 3 बजे के बाद, क्योंकि मैं सुबह से क्लासेस रिकॉर्ड करना स्टार्ट करता हूं, ठीक है। तो इसीलिए कॉलिंग जब भी आपको करनी है मुझे 3 बजे के बाद ही करो, ठीक है, 3 बजे के बाद, या मुझे शाम को कॉल कर लो, ठीक है, शाम को 7-8 बजे के बाद आपको 2-2 घंटे भी अगर बात करनी है मुझसे फोन पे, मैं कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी डाउट पूछना है, कुछ भी है उस तरीके से, ठीक है। या फिर सुबह 10 बजे से पहले कभी भी कॉल कर लो, ठीक है, सुबह 10 बजे से पहले 2 घंटे 3 घंटे बात करनी है फोन पे, कुछ भी पूछना है मैं बता सकता हूँ। अभी क्या होता है मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, ठीक है, मेरे को मतलब डिस्ट्रैक्शन होता है बहुत ज्यादा, फिर मैं क्वेश्चंस में माइंड मेरा सही से लग नहीं रहा, क्योंकि फोन सामने पड़ा हुआ है मेरे पास, फोन साइलेंट है, और हो क्या रहा है कि बार बार मुझे जो है यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन होती है, फोन आता है मुझे काटना पड़ता है और बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ मैं, ठीक है। तो देखो ध्यान से, अब ये जो कैलकुलेशन थी इसको देखना, इस पूरे के ऊपर रूट था, यहाँ पे ये रूट था पूरा, तो ये मैं रूट अभी ऐसे रहने दे रहा हूँ, ये आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 9 मैंने वैसे का वैसे लिख दिया, ठीक है, कोई भी चेंज नहीं किया। ये 8 पाई आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 27 एज इट इज। यहाँ पे देखना, अब ये स्क्वेयर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये आर हो जाएगा, और रूट 9 का जो आंसर है वो 3 आ जाएगा। यहाँ पे मैं यहाँ पे एलसीएम ले लूंगा अंदर, तो ये क्या होगा 8 पाई आर स्क्वेयर जो है वो क्या होगा हमारा, इस तरीके से आ जाएगा 8 पाई आर स्क्वेयर डिवाइड बाय 27, और ये क्या होगा 4r डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा, 4r डिवाइडेड बाय 3। अभी मैंने आपको एक बात बताई थी, जो हमारा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है वो क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो एक काम करते हैं, देखो ध्यान से, 4 है यहाँ पे, 4 है यहाँ पे, यहाँ से पाई उठा के इसके साथ लिख देता हूं, ध्यान देना, 4 पाई आर स्क्वेयर इंटू आर, आर क्यूब हो गया, ठीक है, आर स्क्वेयर इंटू आर, आर क्यूब हो गया, और ये वाला 3 एज इट इज डिवाइडेड बाय 3। अब यहाँ पे क्या बचा 8 बाय
27। बात समझ में आ रही है? ये क्या है? ये है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। देखो ध्यान से, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर यही तो था, 4/3 पाई आर क्यूब। और मैंने क्या किया, मैंने प्रूफ किया कि वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल्स टू, देखो इक्वल्स टू 8/27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। हेंस वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल्स टू 8/27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है, ये हमारे सामने आ गया। मैं एक बार दोबारा ये क्वेश्चन पूरा आपको जो है एक बार मैं ओवरव्यू दे देता हूं इसका, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा कैलकुलेशन भी जो है वो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है और क्वेश्चन भी थोड़ा सा ये मतलब बाकी क्वेश्चंस के मुकाबले टफ था। तो एक बार दोबारा देख लेना, इस क्वेश्चन में क्या बोला था कि हमें प्रूफ करना था, प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द कोन इज 8/27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। और जो वॉल्यूम ऑफ कोन है ना उसको मैक्सिमाइज शो करना था। अभी वो काम रहता है, अभी मैं करके दिखाऊंगा, ठीक है, तो वो काम अभी रहता है। डबल डेरिवेटिव टेस्ट मतलब अभी मुझे करके दिखाना है। तो मैंने क्या किया, उसने बोला था स्फीयर के अंदर एक कोन है, तो मैंने उसको ड्रॉ किया यहाँ पे। तो ये फिगर आपके माइंड में होनी चाहिए, इस क्वेश्चन को करते टाइम ये फिगर माइंड में होनी चाहिए। सबसे पहले मैंने पाइथागोरस अप्लाई किया ट्राइंगल एबीसी पे। यहाँ पे मैंने जो है स्मॉल एक्स की वैल्यू निकाली और यहाँ पे हाइट जो थी वो r प्लस एक्स थी ना कोन की, तो मैंने x की जगह ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। इससे क्या हुआ कि ये पूरी की पूरी टर्म स्मॉल r वाले वेरिएबल में कन्वर्ट हो गई, क्योंकि कैपिटल R तो हमें गिवन था, तो वो तो कांस्टेंट का काम करेगा ना, कैपिटल R तो गिवन था, वो कांस्टेंट का काम करेगा। और वो h की वैल्यू थी वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की, तो ये पूरी इक्वेशन जो है वो सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो गई। उसके बाद मैंने डेरिवेटिव किया, डेरिवेटिव करने के बाद जो आंसर आया उसको 0 के इक्वल पुट किया। 0 के इक्वल पुट करने पे जो मेरे पास जो है इस तरीके से आंसर आ रहा था। मुझे एसबीएस भी करना पड़ा बीच में, क्योंकि रूट आ गया था, ठीक है, तो मुझे एसबीएस करना पड़ा और ये मेरे पास स्मॉल r स्क्वायर की वैल्यू निकली। फिर मैंने जो है माइंड लगाया कि यार अभी तक आंसर तो आया ही नहीं, क्योंकि नॉर्मली क्या हो रहा था हर क्वेश्चन में अब तक क्या हो रहा था कि मैं सिंगल डेरिवेटिव जब मैं निकालता था तो मेरा जो चीज मुझे प्रूफ करनी होती थी वो हो जाती थी, बट यहाँ पे नहीं हुई। यहाँ पे हमें क्या प्रूफ करना है कि वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 8/27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो मैंने वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला लिख दिया यहाँ पे। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच था। मैंने यहाँ पे r की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कैपिटल R यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की, यहाँ पे 9 आना था नीचे, ठीक है। h को मैंने एज इट इज रहने दिया, बाद में मैंने h की भी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी, ठीक है। ऊपर से स्टार्टिंग में देखो मैंने जहाँ पे h की वैल्यू लिखी थी, मैं दिखाता हूँ एक बार, यहां से उठा के मैंने h की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, ठीक है। तो ये h की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, h की वैल्यू के अंदर क्या था, ये स्मॉल r स्क्वायर आ रहा था ना, तो इसको भी मैंने हटाया, इसकी भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की मैंने 8/9 r स्क्वायर मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया यहां से, ठीक है, यहां से। उसके बाद मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरे पास इस तरीके से आंसर आ गया भाई, जो वॉल्यूम ऑफ कोन था वो 8/27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्रूव हो गया। अब डबल डेरिवेटिव टेस्ट करना है यहाँ पे, तो एक बार मैं आपको सिंगल डेरिवेटिव यहाँ पे दिखाता हूँ, ये देखो। और मुझे यहाँ पे मैक्सिमाइज करना है ना प्रूफ, मैक्सिमाइज प्रूफ करना है तो नेगेटिव आंसर आना चाहिए, इट मींस इसका। तो यहाँ पे भाई लास्ट में क्या हो रहा है भाई, चलो जी। तो ये हमारी इक्वेशन जो हमने dv/dr निकाला था ये वो है, ठीक है। और यहां पे हम करेंगे डबल डेरिवेटिव टेस्ट। डबल डेरिवेटिव टेस्ट। अब यहाँ पे काम करते हैं, ये जो डबल डेरिवेटिव टेस्ट है ये मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। मैं देखता हूँ कि कितने बच्चे इसको सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे हिंट दे देता हूँ। हिंट क्या दे देता हूँ कि आप क्या करना, आप यहाँ पे ये जो स्मॉल r स्क्वायर था इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना, ठीक है, इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना। उसके बाद आप इसको डिफरेंशिएट करना बहुत इजी है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। जब आप इसको स्मॉल r स्क्वायर की वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे ना जब, तो ये इजी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे मुश्किल नहीं लगेगा ये, ठीक है। उसको सॉल्व करना पूरा, मतलब आप उसको डबल डिफरेंशिएट करना, ठीक है, सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करना इस इक्वेशन को, ठीक है। स्मॉल r स्क्वायर की वैल्यू पुट करने के बाद, स्मॉल r स्क्वायर की वैल्यू वही जो हमने ऊपर यहाँ पे अभी सब्स्टिट्यूट की थी, ये वाली वैल्यू, ठीक है। तो ये वाली जो वैल्यू है स्मॉल r स्क्वायर की, इसको पहले आप पुट करना वहां पे जहां जहां पे भी स्मॉल r स्क्वायर आपको दिख रहा है।
उसके बाद इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के बाद क्या करना है, उसको डिफरेंशिएट कर देना। ये वाला जो r है ना, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देना, π/3 तो कांस्टेंट है ना, ठीक है, तो ये वाला r भी अंदर मल्टीप्लाई कर देना। ये r चलो बाहर ही रहने देना, नहीं तो दिक्कत होगी, ठीक है, क्योंकि अंदर स्मॉल r स्क्वायर है ना, उसकी वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, यहाँ पे आपको दिक्कत होगी, ठीक है, तो ये वाला r आप बाहर ही रहने देना इसमें, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज आप इस तरीके से सॉल्व करना, इजी लगेगा। और मेरे को इसका पीडीएफ बना के भेजना, मैं चेक करूंगा आप लोगों ने किस तरीके से सॉल्व किया है, बच्चों से सॉल्व हो भी पा रहा है कि नहीं हो पा रहा, ठीक है। डबल डेरिवेटिव टेस्ट मैं हमेशा खुद ही करके दे रहा हूँ आपको हर क्वेश्चन में, बट इस क्वेश्चन में मैं होमवर्क भी दे रहा हूँ, काफी टाइम ऑलरेडी इस क्वेश्चन में लगा दिया। तो बच्चों आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, क्योंकि अभी जो 3 क्वेश्चंस बच गए हैं ना, वो भी काफी लेंथी हैं, ठीक है, मतलब काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, और अगर मैं आज ही की क्लास में करवाने लग गया तो अभी 1 से 1.5 घंटा एक्स्ट्रा लग जाएगा, ठीक है, 1 से 1.5 घंटा आपका एक्स्ट्रा लगेगा, और मुझे नहीं लगता कि इतना अच्छे से आपको फिर वो समझ में आ पाएगा, क्योंकि सिंगल क्लास इतनी लंबी हो जाएगी तो आपको क्वेश्चंस अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं हो पाएंगे। इसीलिए वो जो 3 क्वेश्चंस हैं उसके लिए मुझे एक एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़ जाएगी, ठीक है। मैंने सोचा तो था कि मैं इसी क्लास में कवर कर दूंगा, बट अब दिक्कत ये है कि भाई क्वेश्चंस थोड़े से लेंथी हैं, ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा इन्वॉल्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा ना हमारा, उसमें काफी कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, जैसे कि यहाँ पे काफी कैलकुलेशन इन्वॉल्व थी, ठीक है। तो अभी क्या करना है कि भाई वो जो 3 क्वेश्चन है वो तो नेक्स्ट क्लास में होंगे। अभी 23 तक आपके क्वेश्चन हो चुके हैं, 3 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के बचे हैं। कोशिश मैं ये करूंगा कि भाई नेक्स्ट क्लास में जब वो 3 क्वेश्चन में कराऊंगा तो मिसलेनियस एक्सरसाइज के भी 1-2 क्वेश्चंस में जो है वहां पे उठाने की कोशिश करूंगा, ठीक है, अगर टाइम बचा तो, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमारी जो क्लासेस हैं वो 1 से 1.5 घंटे तक की ही हो, इससे ज्यादा लंबी ना हो, क्योंकि फिर क्या होगा कि आपको समझ में नहीं आएंगी चीजें। अगर मैं 2-2 घंटे, मतलब कहीं कहीं पे हमें जरूरत पड़ती है अगर 2 घंटे पढ़ने की, तो मैं पढ़ाता भी हूँ, ठीक है, बट ये टॉपिक ऐसा है कि भाई यहाँ पे क्वेश्चंस की लेंथ, जो आंसर है बहुत लेंथी हो रहे हैं ना, तो इसीलिए हमें थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड वे में कम क्वेश्चंस करके जो है एक मतलब सीमित समय में, ठीक है, मतलब एक लिमिटेड टाइम के अंदर हमें जो है ज्यादा चीजें करने की कोशिश करनी है। तो मैं 1 से 1.5 घंटे से ऊपर की क्लास यहाँ पे मैं नहीं बना रहा, रीजन बीइंग कि समझ में नहीं आएगा, ठीक है, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो फायदा नहीं होगा, कुछ लंबी लंबी क्लास देने का भी कोई फायदा नहीं होगा जब बातें समझ ही नहीं आएंगी। तो उसके लिए मैं आपको अलग से एक क्लास दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 24, 25 और 26 क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस करेंगे अपने, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करता हूं भाई। मैं 13 से लेके 23 तक ये जो क्वेश्चंस हैं इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, अच्छे से।